चलिए जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और कैसे हो सब? बढ़िया। हमने आज एमालगमेशन की थर्ड क्लास है हमारी। आज पहली दो क्लासेस में हमने परचेज कंसिडरेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, और हम आज जो है एमालगमेशन में परचेज कंसिडरेशन का पहले एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, पहले वो खत्म करके फिर हम अपने इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि है बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, उस पर फोकस करेंगे। मतलब फिर हम जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, वो करेंगे। और बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में हमें फिर शायद अब 2 से 3 क्लासेस, शायद 3 क्लासेस तो मिनिमम लगेंगे, उसके ऊपर भी शायद थोड़ा जा सकता है। वो देखने के बाद फिर हम आएंगे ओल्ड कंपनी की बुक्स पर, वो खत्म होगी। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसमें प्लीज आपका पेशेंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। अगली क्लास को देखने से पहले पहले की 2-3 क्लासेस जितनी भी निकलती जाएंगी वो प्लीज साथ साथ जरूर 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 रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है? तो हम पहले अभी क्या करते हैं, हम पहले ना अपना जो एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, मैं बताता हूँ वो कौन से वाला है। वो क्वेश्चन पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम अपना आज जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया था? हमने अभी तक परचेज कंसिडरेशन के 2 मेथड्स डिस्कस किए थे। पहला मेथड का नाम क्या था? पहले मेथड का नाम था नेट एसेट मेथड। दूसरा मेथड हमने किया था नेट पेमेंट मेथड। मैंने बताया था प्रेफर कौन सा करना, नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड में हमने क्या किया था, एसेट्स लिए थे, उसमें से क्या माइनस किया था, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और हमने जब एसेट्स लिए थे तो एसेट्स में हमने लेते वक्त हमने कहा था कुछ बातों का ध्यान रखना है। सारे के सारे एसेट कौन सी वैल्यूज पे लेंगे, मार्केट वैल्यूज या अग्रीड वैल्यूज। अगर आपको नहीं दे रखी है तो फिर हम क्या ले लेंगे, बुक वैल्यूज। दूसरा हमने कहा था सारी लायबिलिटीज को हम कौन सी वैल्यूज पे लेंगे, सेटलमेंट वैल्यूज या पेएबल वैल्यूज। ठीक है, ये करने के बाद फिर हमने कहा था कि हमने जब ये जो एसेट लायबिलिटीज लेने हैं तो एसेट्स में हमें ध्यान रखना है कि कई अगर फिक्टिशियस एसेट दे रखा है तो उसको इग्नोर करना है। फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट इशू, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस। कोई भी बेकार का बेकार सा जो एसेट है, कचरा एसेट अगर है तो उसको हमें इग्नोर करना है। फिर हमने कहा था कि ध्यान रहे इनटेंजिबल एसेट को कहीं मत इग्नोर कर देना। क्यों भाई? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट जो हैं वो हमारे प्रॉपर फिक्स एसेट होते हैं, उनको लिए बिना तो काम नहीं चलेगा। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये अगर सब दे रखा है तो हमें इसे कंसिडर करना है। हमने कहा था कि नेट पेमेंट मेथड जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो हमने पीसी कंप्यूट किया होगा चाहे जैसे भी किया हो, हमने क्या क्या दिया है बदले में, जो जो हमने दिया है वो उस पर फोकस करता है। जो जो दिया है मतलब अगर हमने सपोज पीसी में हमने अगर शेयर्स दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं, कैश दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, या इन सबका कॉम्बिनेशन दिया है, तो जो जो पेमेंट्स हमने करी है उन सबको टोटल कर देंगे। किसको करी है? मालिकों को, ओनर्स को। एनीथिंग पेड टू ओनर्स इज नोन एज व्हाट? पीसी। देखा जाए, ध्यान से कर देखो तो नेट एसेट मेथड में हमने एसेट और लायबिलिटीज दिया, पेमेंट मेथड में ना एसेट ले रहे हैं ना लायबिलिटी ले रहे हैं। जो बच गया था क्या? मालिकों को क्या दे रहे हैं वो हम इस वाले मेथड में कंसिडर कर रहे हैं। और चाहे शेयर होल्डर को, चाहे चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, दोनों को कुछ भी दोगे वो पीसी है। मैंने एक बात बड़े ध्यान से कहा था, ध्यान रखने की, क्या? एनीथिंग पेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज पीसी, चाहे वो डिबेंचर ही क्यों ना हो। एंड एनीथिंग पेड टू आउटसाइडर्स इज नॉट पीसी, चाहे वो शेयर्स ही क्यों ना हो। याद है, अगर हमने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर भी दिया ना वो भी पीसी है, लेकिन अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स भी दिए होंगे वो पीसी का पार्ट नहीं है। फिर हमने जब पेमेंट मेथड करना हमने जब शुरू किया था तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमने शुरुआत में कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पर कितने शेयर्स मैं दे रहा हूं वो मुझे पहले से ही बता रखा होता था। ये सबसे आसान तरह के क्वेश्चंस होते थे। जितने शेयर्स आपको इशू करने हैं वो उसने पहले ही बता दिए, लेकिन जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे तो उन शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फेस वैल्यू से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे बोलते क्यों नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इशू प्राइस है। उसके बाद हमने बात करी थी कि कभी कभार हमें वो शेयर्स नहीं देगा, हमें निकालने पड़ेंगे। हमने कहा था उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है? पुरानी कंपनी के शेयर्स और स्वैप रेशियो। पुरानी कंपनी के शेयर्स और एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो एक ही बात है। मतलब वो हमें बताएगा कि हमने सामने वाली कंपनी को 2 के बदले 4 शेयर दिए हैं, 3 के बदले 7 शेयर दिए हैं, 1 के बदले 6 शेयर दिए हैं, 6 के बदले 1 शेयर दिया है, जो भी होगा एक्सचेंज रेशियो वो बताएगा। एक्सचेंज रेशियो 1 for 1 क्यों नहीं हो सकता? प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी का, किसी भी 2 कंपनी का मार्केट प्राइस सेम हो पाना बहुत जरूरी है, खासकर वो जो कंपनीज जो साथ में जुड़ने की सोच रही हैं। भाई
ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज का प्राइस आसपास हो सकता है, लेकिन वो दो कंपनीज जो साथ में जुड़ने की सोच रही हैं उनका मार्केट प्राइस सेम हो पाना थोड़ा सा एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होने वाली बात है, जो शायद नहीं मिले हमें। इसलिए हमने कहा था, क्योंकि मार्केट प्राइस के बेसिस पर ही वैल्यूएशन होता है, एक का मार्केट प्राइस 3000, एक का मार्केट प्राइस 300, 1 for 1 कैसे हो सकती है स्वैप रेशो? इसलिए हमने कहा स्वैप रेशो कभी 1 for 1 जनरली नहीं होती है, हमें वो दे रखी होती है। अगर दे रखी है तो हम पुरानी कंपनी के शेयर्स को स्वैप रेशो से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि नई कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है। नई कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी। वो शेयर्स निकालने के बाद हमने कहा था नई कंपनी के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने कहा था कि कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि ना वो शेयर्स दे ना वो स्वैप रेशो दे, तो हम वहां पर डीम्ड स्वैप रेशो निकाल देते हैं। डीम्ड स्वैप रेशो जो है वो हम निकालते हैं जब हमें पुरानी कंपनी, जब हमें नई कंपनी, इन दोनों कंपनीज का मुझे मार्केट प्राइस दे रखा हो। दोनों कंपनीज का क्या दिया हुआ हो? मार्केट प्राइस दे रखा हो। उस मार्केट प्राइस को मैं इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलता हूं, उस मार्केट प्राइस को मैं फेयर प्राइस भी बोलता हूं, फेयर वैल्यू भी बोलता हूं, और मार्केट प्राइस तो बोलता ही हूं। दोनों का दे रखा होगा तो हमने फिर एक फॉर्मूला डिवाइड कर दिया था, क्या? वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर। वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर जो आएगा उसको हम बोलेंगे दिस इज व्हाट? डीम्ड स्वैप रेशियो। तो पुरानी कंपनी के शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो या डीम्ड स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा तो डीम्ड स्वैप रेशियो। डीम्ड स्वैप रेशियो कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर। ये दोनों मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा कि नई कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? नई कंपनी के शेयर प्राइस से। परफेक्ट है? हेलो, परफेक्ट है? बहुत बढ़िया। अब हम आज बढ़ेंगे आगे। हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा है, ये मान के चलना परचेज कंसिडरेशन का मैक्सिमम एडवांस क्वेश्चन हो सकता है। इसके ऊपर थोड़े से कम चांसेस है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए। एडवांस से एडवांस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और ये सीए इंस्टीट्यूट के मैंने स्टडी मैट वगैरह से, जहाँ से स्टडी सीए इंस्टीट्यूट के जो भी बुक्स है वहाँ से लिया है। मुझे लगता है कि अगर पीसी परचेज कंसिडरेशन का लेवल अगर कुछ अति हुई तो यहाँ तक ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो हमें अब करना है। आइए जरा इस क्वेश्चन को हम रीडते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। आइए बड़े ध्यान से। The balance sheet of X Limited and Y Limited as on 31st March 1996 are given below। क्या है भाई बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर कैपिटल है दोनों की, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, क्रेडिटर है, प्रीमाइजेस है, गुडविल है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, और इसका लॉस है। अ न्यू कंपनी XY Limited was formed। अरे यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर भी X ने और Y ने मिलके क्या बना दिया? XY। हम कहेंगे XY ने परचेज किया है X को, XY ने परचेज किया है Y को। फिर से वही बात, यहां पर भी दो वेंडर हैं, दो वेंडर है, X भी वेंडर है, Y भी वेंडर है, और XY कौन है? परचेजर। इसका मतलब जो परचेजर होता है वो वेंडर को क्या देता है? वो वेंडर को पीसी देता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 में हम कह सकते हैं X लिमिटेड ने और Y लिमिटेड ने, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दी है? XY लिमिटेड बना दी है। ये भी वेंडर है, ये भी वेंडर है, और ये कौन है? परचेजर है। पीसी कौन किसको देता है? पीसी परचेजर देता है। किन दोनों को देता है? वेंडर को देता है। तो इसको पीसी देगा, इसको पीसी देगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, आगे बढ़ो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है देखते हैं। कहता है a new company XY Limited was formed to take over the two businesses entirely on the following understanding। क्या भाई अंडरस्टैंडिंग? कहता है X लिमिटेड की जो प्रीमाइजेज है ना उसको रीवैल्यू करना है 1.5 लाख पर, डेटर को टेक ओवर करना है 90% पर, और स्टॉक 315 का लेना है। Y की गुडविल कहता है कि 160, डेटर्स जो है 1.5 लाख, और स्टॉक कहता है 75। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मेन प्रॉब्लम है ना वो है इस पैराग्राफ में। ये जो पैराग्राफ है ना, मेन दिक्कत तो इस पैरा में है। आइए देखें क्या लिखा है इस पैरा में। इट वॉज डिसाइडेड कैपिटल ऑफ XY लिमिटेड वुड कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 each। Preference shares would be of the order of 4 lakhs and the balance would be in equity shares। Both companies would be issued shares of both the types in equal number except that surplus capital of X Limited would be discharged full in preference shares। मुझे पूरा विश्वास है आपको अभी तक जो इस पैराग्राफ में मैंने पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आएगा। सही कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन डोंट वरी, मैं इसको बार बार रीड और हिंदी में अनुवाद करते हुए आपको समझाऊंगा तो समझ में बिल्कुल सब कुछ आएगा। अभी फिलहाल जैसा चल रहा है फ्लो में चलते जाते हैं। आगे क्या बोलता है? indicate the number of shares to be issued
हाउ द शेयर्स इन एक्स वाई वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। कहता है बताओ कि हम एक्स वाई के जो शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको लगता नहीं इनडायरेक्टली ये हमें बोल रहा है एक्सचेंज रेशियो निकाल के दे दो। नंबर ऑफ शेयर्स भी मांगे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, जो पहले हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे या तो दे रखे होते थे या फिर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आते थे। कौन सी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आते थे? पुरानी कंपनी के शेयर्स और स्वैप रेशियो। इस क्वेश्चन में मुझे कहीं स्वैप रेशियो का नामो निशान दिख नहीं रहा। एक बच्चे ने कहा कि सर इंट्रिंसिक इंप्लाइड स्वैप रेशियो निकाल लो, लेकिन इंप्लाइड स्वैप रेशियो के लिए क्या चाहिए? दोनों कंपनीज के मार्केट प्राइस, वेंडर के भी और परचेजर के भी। ध्यान रहे यहां पे फेस वैल्यू है, जो नई कंपनी एक्स वाई लिमिटेड है वो 10-10 रुपए फेस वैल्यू है, मुझे फेस वैल्यू थोड़ी चाहिए होती है। इंप्लाइड स्वैप रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? इंप्लाइड स्वैप रेशियो निकालने के लिए चाहिए दोनों के फेयर वैल्यूज, दोनों के मार्केट प्राइसेस, ये चाहिए होता है हमें। दोनों के फेयर वैल्यूज और दोनों के मार्केट प्राइसेस चाहिए होता है। मतलब सीधा सीधा ये है भाई कि हम यहां पर पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते। क्या मांगा है इसने मुझसे कि शेयर्स कितने इशू करने हैं, पहला, और दूसरा क्या मांगा है, कहता है कि बताओ हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स, हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द पीसी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब इसने मुझे इनडायरेक्टली बोला है भाई तू एक्सचेंज रेशियो भी निकाल के बता। अरे ठीक है ना भाई, इस पैरा की चिंता मत करो ना, इतना आपके तो चेहरे पे बिल्कुल उदासी आ गई, इसकी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, मैं हूं ना, समझाऊंगा ना इसको। अभी फिलहाल आपसे अभी तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि मेथड कौन सा लगाऊं। पेमेंट मेथड तो नहीं लगा सकता। पेमेंट मेथड लगाने के लिए क्या जरूरी है? पेमेंट मेथड लगाने के लिए जरूरी है कि पेमेंट मेथड लगाने के लिए जरूरी है कि पहला हमारे पास क्या हो, हमारे पास क्या हो, या तो नंबर ऑफ शेयर्स हो, नहीं दे रखे वो तो निकालने के लिए बोला है, या फिर एक्सचेंज रेशियो हो, वो भी नहीं गिवन, या फिर डीम्ड एक्सचेंज रेशियो निकल सकता हो। डीम्ड एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए मार्केट प्राइसेस हैं ही नहीं दोनों कंपनीज के, तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इनडायरेक्टली बचा क्या? एक ही चीज, नेट एसेट मेथड। कैसे लगाते हैं नेट एसेट मेथड? कोई बताएगा भाई? हाँ सर, कैसे? परफेक्ट एसेट लेते हैं, उसमें से क्या माइनस करते हैं? बहुत बढ़िया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करते हैं, तो क्या निकल आता है? नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड। तो हम चलो करते हैं शुरू। आइए जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, लिखिएगा नेट एसेट मेथड। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, प्रीमाइसेस, पहला एसेट। हाँ, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए, इसका तो है ही नहीं प्रीमाइसेस। गुडविल, इसकी गुडविल नहीं है, इसकी गुडविल दी हुई है, कितनी दी हुई है? 160। इसके बाद है स्टॉक। वो पैराग्राफ मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, अब अभी पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ की जब जरूरत आएगी बताऊंगा। स्टॉक कितना है? 315। और इनका स्टॉक कितना है भाई? 75,000। चलिए जी, अगला एसेट कौन सा है? डेटर्स। डेटर कितने कितने के हैं? कहता है 90% पर लेने हैं, तो 80,000 का 90% कितना होता है? 72,000। ठीक है। अच्छा, दूसरे का हमारे कितने हैं? इसके तो बता ही दिए उसने, सीधे सीधे बता दिए, 1,50,000। डेटर्स के बाद है हमारा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमारा कितने रुपए का है? 85,000 का, और ये कितने का है? 75,000 रुपए। लॉसेस ऑफ कोर्स वैल्यू कितनी रखते हैं? 0, फिक्टिशियस एसेट है, वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। लॉसेस कहाँ पे बेचोगे आप? लॉसेस थोड़ी कहीं बिकते हैं। ये क्या आएगा हमारा? सन्ड्री एसेट्स। टोटल करो, सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा, टोटल करो। बताओ भाई, आप ही बताओ, कौन बता रहा है? हाँ भाई भावेश, बताओ कितना आएगा? 6,22,000। ठीक है।
हाँ रोहित आप बता रहे हो दूसरा कितना? 4,60,000। 4,60,000। एक बार प्लीज चेक कर लो भाई सारे, एक बार चेक कर लो भाई सारे, ठीक है? ठीक है सर आप बढ़ो आगे। चलो ठीक है, बता दिया बच्चे ने, सही है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम लिखेंगे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना? 72,000। इसके कितने क्रेडिटर्स हैं? 120। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिखते हैं ना, और तो कोई मेरे ख्याल से पीएनएल जनरल, ये तो प्रॉफिट वगैरह है, ये थोड़ी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। मालिकों का पैसा तो इतना ही है। ये जानते हो निकल आया परचेज कंसिडरेशन। अगर वो मुझसे कहे ना परचेज कंसिडरेशन बता दो, आ गई। लेकिन लेकिन इतना आसान थोड़ी रखेगा हमारे लिए, टिपिकल तो बनाएगा ही थोड़ा। चलो ये बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। 5,50,000 और ये कितना आएगा? 3,40,000। चलो जी, ये हमारा आ गया परचेज कंसीडरेशन। अब मुद्दा ये है कि इसने परचेज कंसीडरेशन तो नहीं मांगी, ठीक है, इसने मांगा है कुछ और। अब जो मांगा है ना इसने, उसके लिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसने, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा करो, ये आपने आई होप मेरे साथ इतना लिख लिया होगा। अब आप ऐसा करना, अब कुछ टाइम के लिए तो ना अपने पेन वेन छोड़ देना, मैं आपको लिखने का पूरा वक्त दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये पैरा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, मेरी बात मानो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली कॉपी मारेगा सी इंस्टीट्यूट से, कोई चेंज नहीं करेगा। एग्जैक्टली आएगा तो हमें पहले अच्छे से आता हो। तो आप ऐसा करना, इसको ना, इस पैराग्राफ को एक बार दो बार रीड करो, बढ़िया से रीड करो, मैं फिर रीड करवाऊंगा इस पैराग्राफ को, ठीक है? आप ऐसा करो, इसको रीड करो, मैं अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ, ठीक है? कैलकुलेटर लेके आता हूँ, रीड करना आप। ले आया भाई मैं कैलकुलेटर अपना, ये रहा। हाँ चलो शुरू करते हैं हम। पहले आपने रीड कर लिया एक बार दो बार। सुनो भाई, अंग्रेजी में नहीं पढ़नी है सिर्फ, कुछ बच्चे बस एक कुछ इंग्लिश के 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़नी है। इंग्लिश पढ़नी तो है, विद अंडरस्टैंडिंग पढ़नी है, सोच समझ के। अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ऐसे सोच सोच के पढ़नी है, विद हिंदी अनुवाद इन मन, मन के अंदर हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ना। पढ़ो जल्दी पढ़ो, फिर मैं तो पढ़वाऊंगा ऑफ कोर्स। आप नहीं पढ़ रहे? पढ़ लिया? समझाओगे क्या लिखा है? सर ऐसे कैसे सर, ये तो आपका काम है। चलो चलो भाई, मैं आपको अगर टाइम दूंगा ना तो आप तो बस पढ़ते ही रह जाओगे, बस मुझे बताओगे भी नहीं कि क्या किया गया नहीं। छोड़ो भाई छोड़ो, बस अब रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा मैं ही बताऊंगा। देखो भाई ध्यान से देखो, हाँ सामने देखना। इट वॉज डिसाइडेड, कैपिटल ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। ये एक्स वाई लिमिटेड कौन है? परचेजर, न्यू कंपनी। कहता है उसकी जो कैपिटल होगी ना, उसमें दो तरह की कैपिटल होगी, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। अच्छा एक और बात, इन वेंडर्स की भले ही फेस वैल्यू 100 रुपए थी, लेकिन लेकिन ये जो परचेजर है ना, ये अपने शेयर कितने कितने रुपए वाले इशू करेगा? 10-10 रुपए वाले शेयर इशू करेगा, पहली बात। हाँ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों 10-10 रुपए के। कहता है प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 लाख रुपए। कहता है कि हम प्रेफरेंस शेयर जो इशू करेंगे, न्यू कंपनी बोल रही है, परचेजर बोल रहा है कि मैं दोनों को मिला के ना 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, और कहना है बैलेंस जो है ना मैं इक्विटी शेयर दूंगा। बैलेंस के वो कह रहा है कि मैं क्या दूंगा, बैलेंस के कहता है मैं इक्विटी शेयर दूंगा। मतलब 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर देगा, और बैलेंस की पीसी के बदले वो कहता है कि मैं क्या दूंगा, बैलेंस पीसी के बदले वो कह रहा है कि मैं इक्विटी शेयर दूंगा। अब आपको आगे समझना क्या बोलता है वो। अब 2 मिनट के लिए मैं इस यहां तक पढ़ने के बाद, अब 2 मिनट रुकना, पहले मेरी बात को यहां पर देखो जो हमने लिखी है। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ना प्लीज।
एक्स के कितने रुपए देने हैं, सारे प्लीज कैलकुलेटर हाथ में पकड़े। एक्स के कितने रुपए देने हैं, 550। इसके कितने रुपए देने हैं, 340। 550 और 340 दोनों को टोटल करो, कितना आता है, 8,90,000। मैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए लिख रहा हूं कि जानते हो इन दोनों को मिलाकर हमें जो पीसी देना है वो कितना देना है, 8,90,000। जो मैं ये रेड कलर से लिख रहा हूं ये एग्जाम में देने के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी समझ के लिए। दोनों को मिला के कितना पीसी देना है, दोनों को मिला के 8,90,000 का पीसी देना है। किन दोनों को मिला के, एक्स को भी और वाई को भी, दोनों को मिला के ना 8,90,000 का पीसी देना है। अब बड़े ध्यान से सोचना, इसने बोल दिया है कि ये जो पीसी है ना ये हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे 4 लाख रुपए की, और रिमेनिंग पीसी किस में देंगे। देखो इनको कितना कितना मिलना है ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन अगर आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको एक दो कंपनियां उसने उठा के एक मिला के कंपनी बना दी। पहली वाली कंपनी के 5.5 देने हैं, दूसरी वाली कंपनी के 340 देने हैं, तो टोटल कितने देने हैं, 890। कहता है ये जो पीसी डिस्चार्ज करेंगे ना हम 4 लाख रुपए की, कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, और रिमेनिंग पीसी जो देंगे वो किस में देंगे, इक्विटी शेयर्स में। और इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 4,90,000 रुपए के। आप पहले इतना समझो, क्या ये बात समझ में आ गया। अभी तक की लाइन जो मैंने पढ़ाई उसमें तो यही लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे होगा। और जानते हो ये अपने शेयर्स ना 10-10 रुपए वाले, मतलब जो ये XY लिमिटेड है 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी और 49,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी, दोनों को 10-10 से डिवाइड भी कर दिया। अब इन दोनों को कितना कितना मिलना है ये आगे की कहानी है, फिलहाल के लिए जो बात है मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है उसने। कहता है कि बोलता है जो XY लिमिटेड है, जो नई कंपनी हम बना रहे हैं, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह की कैपिटल होगी। कौन कौन सी, प्रेफरेंस और इक्विटी। समझ में आती है बात। आगे क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना वो 4 लाख रुपए के होंगे, और जो बैलेंस है ना वो किस में होगा, इक्विटी शेयर्स में होगा। तो दोनों की मिला के पीसी कितनी है, 890। प्रेफरेंस शेयर कितने देंगे, 4 लाख, और कितना देंगे पीसी, 490। आगे क्या बोलता है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। बोथ कंपनीज वुड बी इशूड शेयर्स ऑफ बोथ द टाइप्स इन इक्वल नंबर। अभी फिलहाल यहीं तक, आगे मत पढ़ना, यहीं तक पढ़ो। क्या मतलब यहां तक, बोथ कंपनीज वुड बी इशूड शेयर्स ऑफ बोथ द टाइप्स इन इक्वल नंबर। कह रहा है कि हम दोनों को ना बराबर बराबर शेयर्स देंगे, बराबर बराबर शेयर्स देंगे। एक बच्चे ने बड़ा लॉजिकल सी सवाल पूछा, अभी आगे भी हम नहीं पढ़ा क्या लिखा है। अभी तक अगर मैं इतनी लाइन तक का इन्फ्लुएंस निकालूं तो बराबर बराबर तो शेयर में दे ही नहीं सकता। क्यों, बराबर बराबर शेयर तो मैं तब देता ना जब दोनों का पीसी सेम होता। भाई मान लो मुझे एक के 10,000 रुपए देने हैं, एक के 5,000 देने हैं, और मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं कह रहा हूं बराबर बराबर दूंगा। अरे बराबर बराबर कैसे दे सकते हो, एक को ज्यादा देने, एक को कम देने, तो बराबर बराबर तो शेयर कभी इशू हो ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं हो सकते। सेम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने के लिए क्या जरूरी था कि दोनों का पीसी कितना होता, सेम। दोनों का पीसी तो सेम है नहीं, दोनों का परचेज कंसिडरेशन तो सेम है नहीं, तो क्या करें फिर। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है वो, ध्यान से देखना प्लीज, बड़े ध्यान से। Both companies would be issued shares of both the types in equal number except that surplus of X would be discharged full in preference share। ये कही ना बात, कहता है कि देखो X को PC ज्यादा देनी है, कहता है X का जितना भी सरप्लस है ना, X का जितना भी सरप्लस है ना वो हम डिस्चार्ज करेंगे प्रेफरेंस शेयर देके। X का जितना भी सरप्लस है ना वो हम डिस्चार्ज करेंगे क्या देकर, प्रेफरेंस शेयर्स देकर। ये करते ही ना पता है क्या हो जाएगा, दोनों की पीसी फिर बराबर बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 550 माइनस 340 करो, 550 माइनस 340 कितना हुआ, 210, 210। क्या मतलब है इसका, हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, देंगे कितना देंगे, जितना इसको एक्स्ट्रा पैसा देना है ना वो हम प्रेफरेंस शेयर दे के डिस्चार्ज करेंगे। कितना दे देंगे, 210। कि 210 कहां से आया, 550 इसको लेने हैं, ये 340 से कितने ज्यादा हैं, ये 340 से 2,10,000 ज्यादा है। 550 जो है वो 3,40,000 से कितने ज्यादा है, वो 2,10,000 ज्यादा है, 2,10,000 ज्यादा है। अब आगे की बात सुनो,
ये देते ही अब दोनों को ना बराबर बराबर देना है। इसको जैसे ही 2-10 दे दिया, अब मुझे बताओ 5-50 में से 2-10 हमने इसको दे दिया, प्रेफरेंस शेयर देके निपटा दिया। अब इनको भी कितना देना है? 340। इनको तो देने ही कितने थे? 340। अब मैं कह सकता हूं कि अब दोनों को, क्योंकि 340 देना है, तो मैं कह सकता हूं कि अब दोनों को बराबर बराबर पीसी बांटना है। अब दोनों को बराबर बराबर पीसी बांटना है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों को मैं अब से, इसके बाद अब मैं जो भी शेयर्स दूंगा वो बराबर बराबर दे सकता हूं। सर एक बार फिर से, क्योंकि मैंने इसको एक्सेस पीसी दे दिया, तो अब ये देने के ठीक बाद अब इसको भी 340 देने हैं, इसको तो 340 देने ही थे। अब मैं जितना भी पैसा बांटूंगा वो मैं बराबर बराबर बांट सकता हूं। इसका मतलब अब मैं जितने भी शेयर्स बांटूंगा मैं दोनों को इक्वल इक्वल बांट सकता हूं। आती है बात समझ में? अच्छा, अब लेकिन एक और बात देखनी है। हम टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने इशू कर सकते थे? 4 लाख, जिसमें से 210 तो एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट मतलब यूज हो गए। अब प्रेफरेंस शेयर की लिमिट अभी कितनी और बची है? कितने प्रेफरेंस शेयर ये कंपनी और इशू कर सकती है? 1,90,000। कहां से आया सर ये? 4 लाख में से 2-10 माइनस करोगे तो कितना बचा? 190। प्रेफरेंस शेयर अब मैं एटमोस्ट कितने इशू कर सकता हूं? 1,90,000 के। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज प्लीज एक्टिव होना प्लीज। हाँ, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, ये बात समझ में आती है। अब इस 190 को अब जब मैं दूंगा और प्रेफरेंस शेयर्स, तो मैं अब बराबर बराबर बांट सकता हूं। इसका मतलब मैं अब ये प्रेफरेंस शेयर्स और दे रहा हूं। कितने दूं प्रेफरेंस शेयर्स? और 4 लाख में से 2-10 दे दिए। अब हम क्या करेंगे? डेट इज 1,90,000 हम इक्वल नंबर में देंगे। 1,90,000 का आधा आधा करो, कितना आता है? 95,000 यहां देंगे और 95,000 यहां देंगे। आराम से ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मुझे तो सच में पीसी का, मैं सही में जितने भी क्वेश्चंस किए हम इस क्वेश्चन का तो फैन हूँ, लिटरली फैन हूँ। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से सोचना, क्या हम कह सकते हैं कि ये सब जो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, क्या इन सब का टोटल 4 लाख है? फिर से पूछता हूं, क्या इन सब का टोटल 4 लाख है? हाँ सर 4 लाख है। क्या हमने 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर दे दिए? क्या हमने 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर यूज कर लिए? बिल्कुल कर लिए। उसने कहा था कि दोनों को ना बराबर बराबर शेयर देना। मैंने कहा सर बराबर बराबर देने के लिए पीसी भी तो बराबर बराबर होनी चाहिए। तो उसने कहा किसकी ज्यादा है? हमने कहा भाई एक्स की ज्यादा है। तो कह रहा है एक्स की जितनी ज्यादा है ना, वो ज्यादा पीसी उसको प्रेफरेंस शेयर देके पहले उसको बराबर कर लो। ये देते ही दोनों की पीसी 340 हो गई। अब मैं बराबर बराबर शेयर दे सकता हूं। 2-10 के प्रेफरेंस शेयर दे दिए। टोटल कितने देने थे प्रेफरेंस शेयर? 4 लाख के। 2-10 के दे दिए, तो कितने और बचे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर? 190। ये जो 190 के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये मैं इक्वल इक्वल दोनों को दे दूंगा, क्योंकि अब मैं इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। अब जितनी भी पीसी रिमेनिंग बची है वो हम इक्विटी शेयर्स देके निपटाएंगे। अब कैलकुलेटर प्लीज सारे पकड़ो, जो घर पर बैठ के देख रहे हैं वो भी पकड़ो प्लीज कैलकुलेटर। 550, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम पहले 210 एक्स की। 210 कितना बचा? 340। 340 में से हमने 95 क्या दे दिए? 95 के क्या दे दिए? और प्रेफरेंस शेयर दे दिए। तो 245 हमें अब और देने हैं। 245 जो हम और देंगे, ये हम कैसे देंगे? 245 जो हम और देंगे, ये हम इक्विटी शेयर्स देके देंगे। 245 ये कैसे आया? 550 में से हमने पहले 2-10 के प्रेफरेंस शेयर दिए, फिर हमने 95,000 के प्रेफरेंस शेयर और दिया। ये 340 में से 95 माइनस किया, ये भी आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ हमने इसका ये निकाला है कि पीसी डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं, कितने कितने शेयर्स देके कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ अभी और है, अभी रुको भैया, पहले इतना पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जिनको समझ में नहीं आया है मैं उनको कुछ और तरीके से बताऊंगा, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आया मैं किसी और तरीके से बताऊंगा। अब जो मैं करूंगा, माइंड इट, अब जो मैं करूंगा, अब मैं जो भी लिखूंगा, अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, अब मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं। अब मैं जो भी करूंगा ना वो आपको नहीं करना है, बिकॉज मैं इसमें कुछ कट शट करके आपको समझाऊंगा, ठीक है?
पहले उसने बोला कि दोनों को प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर देने हैं। हमने कहा ठीक है। कहता बराबर बराबर देने हैं। मैंने कहा बराबर बराबर तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि दोनों का पीसी सेम नहीं है। तो कह रहा ठीक है, जिसका ज्यादा पीसी है उसको ज्यादा पीसी जितना है उसकी प्रेफरेंस शेयर दे दो। हमने कहा ठीक है, प्रेफरेंस शेयर दे दिए। कितना ज्यादा था ये? 210। 210 देते ही दोनों बराबर हो गए। अब देख लो, देखो ध्यान से, 550 में से 210 दे दिया, 550 में से 210 माइनस करो तो अब कितने देने हैं इनको? और 340। इसको कुछ यार, तो ये भी कितने देने हैं? 340। फिर आपने 95 95 और दे दिया। 95 95 और देते ही कितना हो गया? 340 में से 95 माइनस करो, कितना रह गया? 245। 245। और ये 245 हमने कैसे डिस्चार्ज कर दिया? शेयर्स देके। क्या हमने सारा पीसी डिस्चार्ज कर दिया? हाँ, जीरो हो गया, सब खत्म हो गया, दे दिया, सब दे दिया। पहले ये दिया, 340 रह गया, इसका 340 हाई, 95 95 और दिया, ये 245 हो गया। और रिमेनिंग पीसी हमें कैसे डिस्चार्ज करनी है? शेयर्स देके। इसके बाद इक्विटी शेयर क्यों देने? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कितने दे सकते हैं? मैक्सिमम 4 लाख के। तो 210 यहाँ दे दिए, तो 210 यहाँ दे दिए। 4 लाख में से 210 यूज हो गया, तो कितना बचा? 190। और 190 हमने कैसे दे दिया? हाफ हाफ, 95 यहाँ, 95 यहाँ, बात खत्म। जो मैंने ये रेड कलर से किया है ये आपको नहीं करना है। जो मैंने यहाँ रेड कलर से लिखा है ये आपको नहीं लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फर्दर। पहले मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ में आता है? हाँ, पक्का? पूछ लो, कोई डाउट है तो। खड़ा हूं अभी यहीं पे, पूछ लो अभी भी डाउट है। शर्माओ मत। पड़ोसी भी यही सोच के चुप रहता है कि उसका पड़ोसी पता नहीं क्या सोचेगा। होता पता है क्या है? आपका पड़ोसी ये सोच के चुप रहता है कि मेरा पड़ोसी पता नहीं क्या सोचेगा अगर मैं पूछूंगा। दोनों एक दूसरे की सोच से ही पूछते नहीं। नहीं, आप यहां पर आए हो, बेहतर है पूछो, सवाल पूछो अगर कुछ है डाउट्स तो। मैं ऑफ कोर्स ऑफलाइन मोड पे भी अवेलेबल हूँ। मुझे आप व्हाट्सएप से क्वेरीज भेजेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मुझे कॉल भी करेंगे, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। लेकिन जब यहाँ पर लाइवली बात हो सकती है तो क्यों ना बात करें? नहीं, चलो, कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब मैंने बढ़िया समझाया। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो उसकी बातें हैं उसको देखते हैं क्या लिखा है। इसने पूछा था इंडिकेट, आइए जरा मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। इंडिकेट, क्या क्या पूछा उसने? इंडिकेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एंड हाउ द शेयर्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बात को हम अब प्रॉपर्ली इसको दिखा देंगे। ये वर्किंग हमारी हो गई है। अब आप क्या करना, इसके नीचे लिखना, कुछ हेडिंग डालना। आप ये स्टेटमेंट बनने के बाद लिखना, शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड आर distributed as under, are distributed as under। पहले बात कर लेते हैं एक्स लिमिटेड की। इनके ना एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं पहले ये बताओ। अच्छा, आपने वो नोट नोट नहीं किया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने रोक दिया था ना आपको। कर लो पहले, नोट कर लो जी, नोट कर लो पहले। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं। आप नोट कर लो पहले, कोई बात नहीं। किया? ठीक है, चलिए। एग्जिस्टिंग शेयर्स ना, पता है इनके कितने हैं? इनके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, ये लिखे हुए इनके एग्जिस्टिंग शेयर्स। 4 लाख रुपए की ना कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है। इनके एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 4000। ध्यान रखना, स्वैप रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मैं आपको थोड़ा सा रफ रफ टर्म्स में बोलूँ तो देखो कैसे। आप मुझे पहले बताओ, पिछली क्लास में हम याद है पुरानी कंपनी के शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स और स्वैप रेशियो को यूज करके नई कंपनी कितने शेयर दे रही है वो निकाल रहे थे, याद है? 3 चीजें हैं, पुरानी कंपनी के शेयर्स, स्वैप रेशियो, और इन दोनों की मदद से क्या आ रहा था? न्यू कंपनी के शेयर्स। तो स्वैप रेशियो निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पुरानी कंपनी के शेयर्स और नई कंपनी के शेयर्स को अगर हम आमने सामने रखते तो याद है हमने लास्ट क्लास में जाते थे क्वेश्चन में निकाली भी थी।
जैसे पुरानी कंपनी के शेयर्स और स्वैप रेशियो से नई कंपनी के शेयर्स आते हैं, तो पुरानी कंपनी के शेयर्स और नई कंपनी के शेयर से स्वैप रेशियो आ सकता है। एक्स और वाई पता हो तो जेड निकलता है, तो एक्स और जेड पता होंगे तो वाई निकलेगा, और वाई और जेड पता होंगे तो एक्स निकलेगा। सीधा सीधा मैथ्स का फंडामेंटल है। तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर्स ये पता, अब आपने इनको शेयर दिए कितने कितने हैं, आइए वो भी लिखते हैं सामने। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड 2,10,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय, हम अपना शेयर ध्यान रखना 10-10 रुपए का दे रहे हैं। हमने इनको प्रेफरेंस शेयर 2 बार दिए थे, एक बार 2-10 दिए थे, फिर 95 और दिए थे, तो ये टोटल कितने हो गए थे, 3,05,000 शायद। तो ये हो जाएंगे 30,500 प्रेफरेंस शेयर्स। 30,500, या मैं लिख देता हूँ पूरा, 3,05,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 30,500 प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इक्विटी शेयर्स कितने दे रहे हैं इनको, इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 2,45,000 दिए हैं, डिवाइडेड बाय 10, तो इक्विटी शेयर्स कितने दे रहे हैं, 24,500। अब मैं जो लिखूंगा ना आप मत लिखिए, अब मैं रेड कलर से कुछ कटिंग करूंगा, आप बस सामने देखना, हाँ अच्छे से देखना। हम इतने के बदले ये और ये दे रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो, मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो दो दो जीरो ना उड़ा सकता हूं, ये आप मत करना जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये दो दो जीरो उड़ा सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं क्या, एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, फॉर एवरी 40 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, फिर से बोलता हूं, फॉर एवरी 40 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 305 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 245 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड आर इशूड। अगर किसी के पास 40 शेयर हैं एक्स लिमिटेड के, तो उसको एक्स वाई लिमिटेड के 305 प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे और 245 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। यही तो हुआ ना। तो यही हम एक्सचेंज रेशियो यहां पे लिख देंगे। लिखो यहां पर एक्सचेंज रेशियो, फॉर एवरी 40 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, कॉमा 305 प्रेफरेंस शेयर्स and 245 equity shares of XY Limited are issued। ठीक है, ये हमारा पीसी हमारा हो गया एक्स लिमिटेड का, ऐसे डिस्चार्ज कर रहा है। वाई लिमिटेड, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 100, कितने हुए, 3,600 प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। बताइए जी कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, इनको कितने के हो रहे हैं, सिर्फ 95,000 के ही। एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का दे रहे हो, 10 रुपए का, 9500 इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 2,45,000 डिवाइडेड बाय 10, 24,500। तो एक्सचेंज रेशियो यहां क्या बनेगी बताओ भाई, अब तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। उड़ाओ भाई, दो दो जीरो उड़ाओ, क्या बोलोगे, फॉर एवरी 36 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स वाई लिमिटेड विल इशू 95 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 245 इक्विटी शेयर्स। बहुत बढ़िया, आ गई है बात आपको समझ में, ठीक है। तो लिखो, फॉर एवरी 36 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, फॉर एवरी 36 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ऐसा लिखो कॉमा के बाद, 95 प्रेफरेंस शेयर्स
and 245 equity shares of XY Limited are issued। ठीक है, हो गया, खत्म। ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बस मेन बात वो पैराग्राफ थी एक छोटा सा। हमने इसमें पेमेंट मेथड क्यों नहीं लगाया, पेमेंट मेथड यहाँ पे लग ही नहीं सकता था। पेमेंट मेथड क्यों नहीं लग सकता था, क्योंकि पेमेंट मेथड लगने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, पेमेंट मेथड लगने के लिए जरूरी है कि हमारे पास स्वैप रेशियो हो, डीम स्वैप रेशियो हो, या नंबर ऑफ शेयर्स हो। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो हमें फिर कौन सा मेथड लगाना पड़ा, एसेट मेथड। या सिंपली बोले पेमेंट्स ही नहीं गिवन थी। पेमेंट्स गिवन नहीं होंगी तो पेमेंट मेथड लगा कैसे पाओगे भाई। यहां पे होता है खत्म हमारा सारा पीसी का काम। एक बहुत बड़ा काम हमने खत्म कर दिया। दिस इज वन मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ टू कंप्यूट पीसी। अब एक बात ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि पीसी से छुटकारा मिल गया नहीं, पीसी तो ऐसी कैलकुलेशन है जो न्यू कंपनी की बुक्स अभी हम सीखने जा रहे हैं वहां पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओल्ड कंपनी की बुक सीखेंगे वहां पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। या ये कहो कि आप एमालगमेशन का क्वेश्चन बिना परचेज कंसीडरेशन की कंप्यूटेशन से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। बिजनेस डील कितने प्राइस पर हुई है वो तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। एक बस सिचुएशन है जहां बच सकते हो, जहां पे क्वेश्चन खुद ही कैलकुलेट करके दे दे, भाई ये इस क्वेश्चन का पीसी है, आप अब बस न्यू कंपनी की किताबें बना के दिखा दो। एक सिचुएशन है बस, अदरवाइज पीसी तो हमें हमेशा निकालनी ही पड़ेगी। कौन कौन से दो मेथड है, पेमेंट मेथड है, एसेट मेथड है। प्रेफरेंस किसको करना है, पेमेंट मेथड को, बस सीधी बात ये है। हम अब अपने इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। दूसरा जो हमारा इस चैप्टर का मेन जो पोर्शन है वो है बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। वो कैसे होना है वो बस अब हमें जैसे सीखना है, बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कैसे होता है। आप हेडिंग डालेगा बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इसको हटा दूं ना, लिख लिया होगा आप लोगों ने। डन ना, चलो ठीक है, लिखना, हेडिंग डालना, बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है। अच्छा, कई बार ना इसको हम परचेजिंग कंपनी को न्यू कंपनी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यू कंपनी। अच्छा, मैंने आपको याद है बीच में एक टर्म डिस्कस की थी, जो अपना बिजनेस देता है, जो अपना बिजनेस बेचता है उसको हम बोलते हैं वेंडर, और जो बिजनेस खरीदता है कुछ लोग ना उसको वेंडी भी बोल देते हैं, वेंडी कंपनी। वेंडर कंपनी के साथ साथ क्या नाम होता है, वेंडी कंपनी। बेचने वाला वेंडर, खरीदने वाला वेंडी। परचेजर भी, सेलर भी, वेंडर भी, वेंडी भी, न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, एक और भी नाम यूज कर सकते हैं क्या, जो बिजनेस बेचता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर, जिसने दिया, ट्रांसफरर जिसने लिया, ट्रांसफरी। आपने कई बार ये टर्म सुने ना, प्रोमिजर, प्रोमिजी, लेजर, लेजी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। तो न्यू कंपनी क्योंकि रिसीवर है बिजनेस का, ट्रांसफर करने वाला कोई और है, जिसने बेचा है वो ट्रांसफरर है, जिसने खरीदा है वो ट्रांसफरी है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअली में ट्रांसफरी कंपनी की बात कर रहे हैं। ये कई सारे नाम हो सकते हैं, लिखो अब इसके बारे में। अब थोड़ा लिखने का काम है, लिख लेते हैं, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कैन बी प्रिपेयर्ड in following two cases. A. Amalgamation in the nature of purchase. B. Amalgamation in the nature of merger. ठीक है, लिखिएगा।
amalgamation in the nature of purchase. जर्नल एंट्रीज नोट कर लो पहले, फिर बात करते हैं एक साथ. बिजनेस परचेज डेबिट to liquidator of old company. Being business purchased. ठीक है, उसके बाद लिखना sundry assets debit goodwill debit to sundry liabilities to business purchase to capital reserve. लिखना यहां पर agreed value, market value. ठीक है, इसके आगे लिखना सेटलमेंट वैल्यू. ठीक है, इसके आगे लिखना पीसी, इसके आगे लिखना बैलेंसिंग फिगर, और इसके आगे भी लिखना बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, ये सब बातें हम अभी करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे. बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर. इसके बाद लिखिएगा थर्ड, liquidator of old company debit to equity share capital to preference share capital to securities premium. इवन यहां डिवेंचर भी हो सकते हैं, वैसे तो टू डिवेंचर भी लिख देता हूं, टू बैंक, ये सब हो सकता है. ठीक है, बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड, बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड. ठीक है जी, कितनी एंट्री होगी? 3 ना. एंट्री नंबर 4, गुडविल डेबिट टू बैंक अकाउंट. being expenses paid by purchasing company. ठीक है, इसको नोट कर लो. मैं पेज बदल के लिखना शुरू कर रहा हूं, जब तक आप मुझे बताना जब नोट हो जाए तो मैं हटाता हूं इस पेज को. 5, if both capital reserve and goodwill exist, then we will. लिखा क्या? बदल दूं पेज? लिख रहे हो अभी? लिखो लिखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखो अभी, मैं अभी बदल दूंगा पेज.
लिख लिया, ठीक है। If both capitalism and goodwill exist, then we will adjust goodwill with capital reserve with the help of with the help of following entry, with the help of following entry। क्या है भाई वो एंट्री? कैपिटल रिजर्व डेबिट टू गुडविल, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा एंट्री नंबर 6, लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर्स डेबिट टू debentures account being debentures issued to debenture holders of vendor company। नंबर 7, liabilities debit to bank account being liabilities paid। liabilities are paid only if specified in question। लिख लो बस, अभी सब बताऊंगा मैं क्या क्या है। 3 क्लासेस लगेंगे भाई इसको समझने में, एक शायद एक क्लास हम शायद प्रैक्टिस के लिए भी रखें। अच्छी खासी कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना ये लेंदी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, इसलिए प्लीज इसको आप साथ साथ रिवाइज करना। ये टॉपिक जब भी स्टार्ट करें आप तो कोशिश करें कि इसको साथ साथ ही निपटाएं इसे, इसको कोई पेंडिंग मत छोड़ें कि 5 क्लासेस अभी देखी फिर 5 क्लासेस आपने 3-4 क्लासेस जो बची हैं वो आपने 2 महीने बाद 1 महीने बाद देखी, खराब हो जाएगा पूरा टॉपिक। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, हालांकि किसी के टॉपिक के साथ आपको नहीं करना ऐसे, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं बदतमीजी बर्दाश्त करते भाई, उनमें से एक है being statutory reserves incorporated, being statutory reserves incorporated, ठीक है। अब लिखना नीचे एग्जाम्पल्स ऑफ statutory reserves। A, mining reserve। B, shipping reserve। C, foreign project reserve। D, tea development reserve। E, export profit reserve, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। चलिए जी इसको नोट कर लो आप, फिर हम अपनी कहानी बढ़ाएं आगे।
चलो कोई बताना जब नोट कर लो तो ठीक है। चलो कर लिया नोट? 1 मिनट और दो, ठीक है, कर लो कर लो। अब हम एक्चुअली में एमालगमेशन में एंटर करने जा रहे हैं। अभी तो समझ लो कि जैसे सीएस का फाउंडेशन है ना, बस वो पास किया है, ये आप समझो कि ये इंटर और फाइनल दोनों के बराबर है, ऐसा है ये, ठीक है। चलो हम अब देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। हमने अभी पहले लिखा कि हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स कर रहे हैं। परचेजिंग कंपनी की बुक्स ना दो तरीके से बन सकती हैं, एक अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दूसरा अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मैं आपको अभी सलाह दूंगा कि दो तरीके अपने दिमाग में मत लेके आए। अभी हम समझो कि एक ही तरीके से बनती है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरे तरीके से कैसे बनती है, जब वो आएगा तो मैं आपको सीधे डिफरेंसेस के साथ बता दूंगा कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं, इसको ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये मानो कि बुक्स एक ही तरीके से बनती है। आप ये दिमाग में लेके ही मत आओ कि बुक्स दो तरीके से बनती है। बुक्स बनती कैसे है? एक ही तरीके से बनती है, ठीक है। ये दिमाग में अपने लेके आना। अच्छा, अब हमने यहां पर लगभग लिखी हैं 8 एंट्रीज, राइट। हम अभी इवन आज की क्लास में मैं अब जो भी कराऊंगा, अभी मेरा फोकस ना सिर्फ और सिर्फ इन 3 एंट्रीज को समझाने में रहेगा, इन 3 एंट्रीज। और मैं आपको सही बताऊं तो जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे ना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ज्यादातर ये 3 एंट्रीज ही मिलती हैं। आगे की एंट्रीज भी होती हैं, कभी 4 नंबर मिल जाएगी, कभी 6 नंबर मिल जाएगी, कभी 7 नंबर मिल जाएगी, कभी 8 नंबर मिल जाएगी, कभी हो सकता है सारे भी मिल जाए। बट जो 3 एंट्रीज हैं ये तो हर क्वेश्चन में होंगी ही होंगी। आगे वाली एंट्रीज सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन को इन गिवन इन क्वेश्चन है, मतलब आगे वाली एंट्रीज हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन ये 3 एंट्रीज किसी क्वेश्चन में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज है इस पर्टिकुलर न्यू कंपनी की बुक्स की, परचेजर की बुक्स की। अब आप एक बात और दिमाग में रखिएगा, हम अभी जो बात करेंगे ना वो सेलर की बात नहीं कर रहे हैं, खरीदने वाले की बात करें। जो बिजनेस खरीद रहा है वो अपनी किताबों में क्या रिकॉर्डिंग करेगा। आइए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। आप सामने देखिएगा प्लीज सारे। मान लीजिए जो अपना बिजनेस बेच रहा है उसकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मान लो उसकी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मान लो उसकी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी बैलेंस शीट में फर्नीचर फिक्सचर है, उसकी बैलेंस शीट में डेटर्स हैं। मान लो यही है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और 2000 के ये हैं, 1500 का ये है, और मान लो 500 का ये है, और सपोज 1000 के ये हैं, ठीक है। कितना हो गया टोटल, बताना जरा कितना हो गया? 2.5 और 2 और 2 4, 5000 हो गया, 5000 हो गया। अरे सारे साथ हो ना? हाँ साथ हो ना, ठीक है। तो और यहाँ पे मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 2000 के, और यहाँ पे जनरल रिजर्व है सपोज 1000, और मान लीजिए यहाँ पर क्रेडिटर हैं से 2000 के। बैलेंस शीट टैलीड, बैलेंस शीट टैलीड। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, किसकी है ये? सेलर की, वेंडर की। न्यू कंपनी जो है, परचेजर जो है उसकी भी बैलेंस शीट बन रही होगी, उसकी भी बैलेंस शीट बनेगी, वो भी जानते हो। जब हम उसका बिजनेस खरीदेंगे, इस वेंडर का बिजनेस खरीदेंगे, तो इसके ये सारे एसेट, ध्यान से, इसके ये सारे एसेट हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगे, क्योंकि खरीद रहे हैं ना हम। और ध्यान से, क्योंकि मैंने बताया था जब मैं बोलता हूं किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब उसके एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं और उसकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हैं। उसका बिजनेस मतलब उसके एसेट भी मेरे पास आ जाएंगे, उसकी लायबिलिटीज भी मेरे पास आ जाएंगी। पहले तो अपने दिमाग में एक ये फंडामेंटल बात डालो कि जब मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो उसके एसेट्स भी मेरे पास आ जाने वाले हैं और उसकी लायबिलिटीज भी मेरे पास आ जाने वाली है। ध्यान रखना, मैं इसको टेक ओवर नहीं करता हूं, ये मालिकों का पैसा है। जानते हो इसके बदले हम क्या देते हैं? इसके बदले हम पीसी देते हैं।
और इनको उड़ा देते हैं यहां से। इसको टेक ओवर नहीं करते हम, इनके बदले इस मालिकों के पैसों के बदले हम क्या पे कर देते हैं, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन हमारी किताबों में जो आएगा वो क्या आएगा, उसके सारे एसेट हमारे, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी, उसकी मशीनरी हमारी, उसका फर्नीचर हमारा, उसके डेटर हमारे, उसके क्रेडिटर भी हमारे, एसेट्स उसके हमारे पास आएंगे, और उसकी एक्सटर्नल, ध्यान रहे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हमारे पास आ जाएंगी। अब ये अपने पास लाने के लिए कुछ एंट्रीज पास की जाती हैं, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लाने के कुछ एंट्रीज पास की जाती हैं, ठीक है। मैं वो एंट्रीज बताऊं, मैं उससे पहले आपको क्या बताना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमारे पास ये 5,000 के एसेट्स आएंगे, हमारे पास ये 5,000 के एसेट्स आएंगे, और हमारे पास ये 2,000 की लायबिलिटीज भी आएंगी। आप अगर ध्यान से सोचें, हमारे पास एसेट्स आएंगे 5,000 के, हमारे पास लायबिलिटीज भी आएंगी 2,000 की, तो हमारे पास एक्चुअली में नेट एसेट्स कितने के आएंगे, हमारे पास नेट एसेट कितने के आएंगे, 3,000 के। मानो सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू मान लो फॉर द टाइमिंग इक्वल है, कितने आएंगे हमारे पास नेट एसेट्स, 3,000 के आएंगे। लेकिन आप इस 3,000 के बदले में जो परचेज कंसीडरेशन दोगे, हो सकता है 3,000 ही दो, हो सकता है 3,000 से ज्यादा भी दो, और हो सकता है 3,000 से कम भी दो। भाई ये तो नेट एसेट मेथड है, ठीक है। मान लो हमने पेमेंट मेथड से जब पीसी निकाला, पेमेंट मेथड से जब परचेज कंसीडरेशन निकाला, मान लो परचेज कंसीडरेशन हमने निकाला 3,500 रुपए का, कितने का निकाला, 3,500 रुपए का। मतलब ये है कि मैं 3,500 रुपए दे रहा हूं, और मुझे बदले में जो नेट एसेट्स मिल रहे हैं वो 3,000 के हैं। मैं अगर ज्यादा पैसे दे के आता हूं, मैं अगर ज्यादा पैसे दे के आता हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो मैंने ऐसे आलतू फालतू नहीं दिए होंगे, मैंने ऐसे ऐसे ही नहीं दिए होंगे। मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे उसको पे किए हैं, एक मिनट रुको, मेरा बैग नहीं मिल रहा, मैं लेके आता हूं, रुको एक मिनट रुको। आ गया मैं वापस। जानते हो, जब मैंने उसका बिजनेस खरीदा, तो सामने वाले वेंडर ने पता है क्या किया, सारे एसेट और लायबिलिटीज ना मुझे इस बैग में डाल के दे दिए। मैं घर पे आता हूँ, मैं जैसे ही घर पे आता हूँ, मैं देखता हूँ बैग के अंदर मैं आया, निकाला, मैंने देखा तो लैंड एंड बिल्डिंग निकली, देखा तो मशीनरी निकली, देखा तो फर्नीचर निकला, डेटर निकले, क्रेडिटर निकले। पर मैं देखता हूँ, अरे ये क्या, ये तो 3,000 का सामान निकला है। मैं देके कितने रुपए आया हूँ, 3,500 रुपए। 5,000 के एसेट निकले, 2,000 के लायबिलिटीज निकली, नेट में तो मेरे पास कितने का सामान आया, 3 का। मैं देखता हूँ, अरे यार ये तो 3 का सामान निकला है। मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ, अरे यार मैंने तो 3,500 रुपए दे के आया हूँ, 3,500 दे के आया हूँ, एकदम से कोई चीज बाहर निकली, लेकिन दिखी नहीं। बाहर निकली, मैं महसूस किया कि कुछ निकला है बाहर, लेकिन मुझे मुझे फील हुआ कि कुछ निकला है बाहर, पर पता नहीं लगा क्या है वो। आवाज तो दे रहा है कि अरे मैं ये रहा ये रहा, लेकिन पता नहीं लग रहा कि वो क्या है। जानते हो, वो चीज जो दिखे ना पर उसकी वैल्यू हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। इसका मतलब ये कि अगर आप जितने के नेट एसेट्स टेक ओवर कर रहे हो, उससे ज्यादा पैसे अगर पे करो, तो हम बोलते हैं कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया है वो किस चीज का है, वो गुडविल का है। 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। जब आप जितना नेट एसेट लेके आए हो, एग्जैक्टली उतने ही पैसे पे करो, तब तो कोई इशू ही नहीं है। मेरे को जितने एसेट दिख रहे हैं मैंने उतने ही रुपए दिए, तो कोई इशू नहीं है। पर मैंने आपको बताया था, सामने वाला हो सकता है आपसे किसके पैसे चार्ज करे, गुडविल के पैसे चार्ज करे। मेरे से उसने 3,500 रुपए ले लिए, 3,500 लिए, जो मुझसे उसने एक्स्ट्रा 500 रुपए लिए, वो किस चीज के हैं, वो गुडविल के हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो ये पीसी 3,500 नहीं होता, मान लो ये पीसी 2,800 रुपए होता। मतलब ये कि मैं सामान निकाल रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग आई, मशीनरी आई, फर्नीचर आया, डेटर आया, क्रेडिटर आए। अरे मैंने क्या, मैंने कहा अरे ये क्या, ये सामान तो 3,000 का बाहर निकल आया, जबकि मैं तो कितने अपनी जेब से दे के आया हूं, सिर्फ मात्र 2,800 रुपए। मैंने अपनी जेब से कितने रुपए दिए, मैंने अपनी जेब से 2,800 रुपए दिए, लेकिन सामान कितने का निकल आया, लेकिन सामान कितने का निकला आया, सामान तो 3,000 का निकला आया। जो मैंने पैसे कम दिए और सामान ज्यादा लेके आया हूं, मुझे फायदा हो गया। ऐसे फायदे को मैं बोलता हूं कैपिटल प्रॉफिट, एंड दीज कैपिटल प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो रिकरिंग नेचर के नहीं होते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अमेलगमेशन करने का बिजनेस थोड़ी होता है। हम अपने स्केल को बढ़ाने के लिए कई बार अमेलगमेशन कर लेते हैं, पर हमारा अमेलगमेशन का बिजनेस थोड़ी है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है। ऐसे ट्रांजैक्शंस पे अगर प्रॉफिट हो तो ऐसे प्रॉफिट को मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलता हूं, और ये कैपिटल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो मेरी बात समझो, हम यहां पर जब एंट्रीज पास करेंगे तो ये बातें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मैं हालांकि इन बातों को, अभी हो सकता है कि आपको 100% बात समझ में ना आई, घबराने वाली कोई बात ही नहीं। आज की क्लास में ही ये सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, और चिंता ना करना, बहुत प्रैक्टिस करानी है मैंने। कुछ छोटी मोटी क्लैरिटी रह भी जाएगी तो वो 100% श्योर तरीके से पूरी होगी। हमारा यूएसपी जैसे मैंने बताया था है ही प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परचेज कंसीडरेशन अभी हालांकि आपको और बार बार रिवाइज भी होगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पीसी निकलेगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुना। हम जब सामने वाले का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो उसके नेट एसेट अपनी किताबों में लेके आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितने के नेट एसेट हमको मिले हैं, क्या हमने उसके उतने ही पैसे दिए हैं? अगर तो हमने उसके उतने ही पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये कि मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। अगर मैंने पैसे ज्यादा दे दिए हैं तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, हम ये नहीं बने कि हम पागल बन के आए, ऐसा नहीं है। हमने अगर एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो इसका मतलब जरूर हमें कुछ इनटैंजिबल एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। उन इनटैंजिबल एडवांटेजेस को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और हो सकता है हमें शायद अच्छी डील मिल गई हो, कम पैसों में हमने उसका एसेट टेक ओवर कर लिए। अगर हमने पैसे कम दिए हैं तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। और बीइंग कैपिटल प्रॉफिट हमें कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? अब जरा ध्यान से देखना कि एंट्रीज क्या क्या पास होंगी। ये एग्जांपल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसकी फिगर्स यूज करके आपको एंट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आइए जरा आप जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हम सबसे पहले एक एंट्री पास करते हैं। इस एंट्री का नाम है बिजनेस परचेज डेबिट। इस एंट्री को हम करते हैं ऐसे: बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये एंट्री करते हैं। ये एंट्री हमेशा और हमेशा परचेज कंसीडरेशन के अमाउंट से होती है। परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट कितना मैंने बोला था अभी पहले एक बार? 3500। मान लो 3500 का परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट है, ऐसे एग्जांपल 3500 रुपए। अब ये एंट्री सिग्निफाई क्या करती है? ये जो अकाउंट है बिजनेस परचेज, ये बेसिकली उन सारे के सारे नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने टेक ओवर किया है। मतलब सर, इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर पता है क्या क्या है? इस अकाउंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर है, और क्या है? क्रेडिटर। मैंने ये जो अकाउंट है ना बिजनेस परचेज का, ये एक्चुअली में एसेट अकाउंट है, नेट एसेट अकाउंट है। इसमें वो सारे के सारे नेट एसेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं जो हमने टेक ओवर किए हैं। जब भी कोई एसेट खरीद के लेके आते हो तो क्या करते हो? एसेट डेबिट। यहां पे एसेट का नाम फिलहाल क्या मानो? क्या है? बिजनेस परचेज। क्योंकि यहां पे एक एसेट थोड़ी खरीदा है, पूरा बिजनेस खरीदा है, तो हम बोलते हैं बिजनेस परचेज। बिजनेस खरीदा है, बिजनेस को डेबिट कर दिया। लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमारे पास क्या है? बहुत सारे एसेट हैं। फिलहाल के लिए मैंने क्या डेबिट मार दिया? बिजनेस परचेज। एक एसेट जब हमारी बुक्स में आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। फिर हमने क्या क्रेडिट किया? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। सामने वाले का जब बिजनेस खरीदोगे तो उसको आप, बिजनेस जब खरीदोगे तो आप उसी प्राइस पे अपनी बुक्स में डेबिट करोगे ना, जितने में आपने खरीदा है। जितने में आपने खरीदा है उसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन। मैंने ये एंट्री पहली वाली कौन से अमाउंट से करनी है? हमेशा परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कितने रुपए का है? 3500 रुपए का। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने लिक्विडेटर क्यों डेबिट किया, क्रेडिट किया? ओल्ड कंपनी का मतलब क्या? देखो, जब हम कोई सामान इमीडिएट पैसे ना दें तो हम सामने वाले को अपनी किताबों में ना उधारी दिखाते हैं उसकी, कि हम अपनी किताबों में क्रेडिटर दिखाते हैं। क्रेडिटर क्यों क्रेडिटर दिखाते हैं? जब तक पैसे नहीं दोगे तो उसको क्रेडिटर दिखाना पड़ेगा अपनी किताबों में। अब सवाल ये उठता है, सामने वाली कंपनी जो है उसके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर अकेला मुकेश अंबानी थोड़ी है। मान लो मेरे पास भी कुछ 2-4 शेयर हो तो आप कह सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक मुकेश अंबानी भी है और मुकेश जसवानी भी है। भाई छोटे स्केल पे ही सही, 2-4 शेयर ही सही, ओनर तो मैं भी हुआ ना। उसके ओनर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पता नहीं कितने शेयर होल्डर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, कितने शेयर है विप्रो के, कितने शेयर है इन्फोसिस के। पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लार्ज स्केल पे उसकी शेयर होल्डर है, बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई कंपनी को टेक ओवर कर लेता है तो उसके कौन से मालिक को पीसी दूं?
आपने इस चैप्टर से पहले लिक्विडेशन नाम का चैप्टर खत्म किया होगा। जब एक कंपनी लिक्विडेट होती है तो क्या अपॉइंट होता है? लिक्विडेटर। अब आप सोचना ध्यान से, वेंडर कंपनी का मैंने बताया था एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जो ओल्ड कंपनी, वेंडर कंपनी, बिजनेस बेचने वाली कंपनी है ना, वो बंद हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको टेक ओवर कौन कर रहा है? न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। ओल्ड कंपनी तो बंद करनी है हमें। जब मैं आपको वेंडर कंपनी की किताबें सिखाऊंगा ना, ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स क्लोज करते हैं। सोचो जब कोई कंपनी बंद होती है तो कौन अपॉइंट होता है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर आपको पता है एक ऐसा इंसान होता है जो कि न्यूट्रल पर्सन है, जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमें नहीं पता कि कौन से शेयर होल्डर को पीसी दें। हमने कहा भाई तुम इतने सारे, मान लो तुम सारे शेयर होल्डर यहां बैठे हो, मैं कहता हूं तुम में से किसको पीसी दूं? तो तुम्हारे बिहाफ पर एक बंदा अपॉइंट हुआ जो आप सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, आप सारे शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका नाम क्या है? लिक्विडेटर। वो जो सारे लोगों के बिहाफ पे खड़ा हो गया, लिक्विडेटर, आप सबका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको मैं पीसी हाथ में थमाऊंगा, भाई तू आगे बांट लियो। लिक्विडेटर का ही तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर। लिक्विडेटर को बोला भाई ये ले पीसी, अब तू आगे डिस्ट्रीब्यूट करता रहियो। मतलब मैंने अपनी किताबों में लिक्विडेटर को अपना ना क्रेडिटर बना दिया। क्या बना दिया? अपना क्रेडिटर बना दिया। पहले तो मैंने क्या किया? एसेट डेबिट किए। लिक्विडेटर को अपनी किताबों में क्या बना दिया? अपना क्रेडिटर बना दिया कि इसको पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 3500। तो पहली एंट्री दिमाग से, पहली एंट्री ध्यान से। हमने सबसे पहले वो 4 एसेट अलग अलग डेबिट नहीं किए, उन सबका कंबाइन कि बिजनेस मुझे कितने में मिला। बिजनेस कितने में मिला? 3500 में। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। दूसरी एंट्री में ये जो बिजनेस परचेज है ना, ये जिन सारे एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं वो अब इनकॉर्पोरेट करता हूं। जैसे कि हमारी बुक्स में कौन कौन से एसेट आए थे, देखो क्वेश्चन आपने लिखा नहीं होगा, एग्जांपल है, मतलब छोटा सा। ये 4 एसेट थे, मैं इन सबकी वैल्यू लिख रहा हूं। सबसे पहले हमारी किताबों में कौन सा आया था? लैंड एंड बिल्डिंग। फिर कौन सा एसेट आया था? प्लांट एंड मशीनरी। और हमारा कौन सा एसेट आया था? प्लांट एंड मशीनरी के बाद था फर्नीचर फिक्सचर। फर्नीचर फिक्सचर के बाद और क्या था? फर्नीचर फिक्सचर के बाद था सर डेटर्स। क्या था? डेटर। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? लैंड एंड बिल्डिंग हमारी है 2000 की। ये कितने के? 1500। ये कितने का है? 500। ये कितने का है? डेटर कितने का है? 1000। और हमारे पास क्या है? क्रेडिटर आए। क्रेडिटर आए। क्रेडिटर कितने के क्रेडिटर्स आए? क्रेडिटर्स हमारे हैं कितने के? 2000 के। एक्चुअली मैं तो ये एसेट लेके आया हूं, मेरी किताबों में ये आ गए, सारे के सारे एसेट आ गए और लाइब्रेरी से आ गए। अब जानते हो जैसे ही ये मेरी किताबों में आ गए ना, इस अकाउंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट इन सबको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ये आ गए ना, मेरे को अपनी किताबों से ना बिजनेस परचेज का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ये कुछ समझो इस तरीके से, जानते हो, मान लो ये बिजनेस पर, ये बैग मैं 3500 रुपए देता हूं, तो मुझे ये बैग दे दिया उन्होंने, ये बैग दे दिया। अब जैसे ही मैं इस बैग से सामान निकाल लेता हूं, आप ये समझो फर्स्ट एंट्री में बैग लेके आया, सेकंड एंट्री में बैग से सामान निकाल लिया। जैसे ही सामान निकाल देता हूं, ये खाली हो जाता है, तो इस बैग का कोई पर्पस नहीं है, छोड़ो इसे, बेकार है। अब बैग की वैल्यू कब तक? जब तक कि सामान नहीं निकाला। सेकंड एंट्री में समझो बैग से सामान निकाल लिया, जैसे ही बैग से सामान निकाला, बिजनेस परचेज का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। बिजनेस परचेज डेबिट हुआ था ना पहले, अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस परचेज जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो सारे एसेट बाहर निकल आए। अल्टीमेटली बिजनेस परचेज क्या था? नेट एसेट्स थे। वो नेट एसेट जब आपने बाहर निकाल लिए, तो बिजनेस परचेज अब किस काम का? बिजनेस परचेज के अकाउंट को हम अब क्या कर देते हैं? क्लोज। अब ये मेरी बुक्स में आ गए, अब बिजनेस परचेज खत्म। अल्टीमेटली हुआ क्या है? एसेट्स को डेबिट किया और इसको क्रेडिट ना। ये एसेट्स और ये लायबिलिटी आपके पास है, और इसको क्या बनाया? क्रेडिटर। इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से, अब देखो, बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास कितने के नेट एसेट आए? ये सब आया ना, ये कितना हुआ? 5 - 2। नेट एसेट्स कितने के आए? एसेट्स कितने के आए? छोड़ो, एसेट्स कितने के आए? एसेट्स आए 5000 के। 5 माइनस लायबिलिटीज कितने की आई? 2000 की। तो हमारे नेट एसेट्स कितने के आए? हमारे नेट एसेट्स आए कितने के? 3000 के। ये 3000 के देखोगे, नेट में कितना डेबिट हुआ है? 3। नेट में डेबिट कितना हुआ है? 3। और बदले में आपने पीसी कितने का दिया है? 3500 का। आपके नेट में डेबिट कितना हुआ है? 3, बदले में 3500 आपने दिया है। इसका मतलब ये कि हमने
जो नेट एसेट्स टेक ओवर किए हैं वो टेक ओवर किए हैं 3000 के, दे कितना रहे 3500। इसका मतलब हमने ज्यादा दिए कि कम दिए? ज्यादा दिए। इस एंट्री में मिसमैच होगा, इस एंट्री में क्या होगा? मिसमैच होगा। और वो मिसमैच हम किससे कवर अप करेंगे? एक और एसेट डेबिट करेंगे, क्या? गुडविल। गुडविल कितने की डेबिट कर देंगे? 500 की। और ये एंट्री क्या हो जाएगी अब? टैली। अब आप चेक कर लो, ये कितना हुआ? 55। ये भी कितना हुआ? 55। अब 2 मिनट के लिए सामने देखना प्लीज, बड़े ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं? हम एसेट्स डेबिट कर रहे हैं टू लायबिलिटीज, एसेट्स टू लायबिलिटीज। ये मेरी बुक्स में आ गया। ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे थे? बिजनेस परचेज। इसलिए इस बिजनेस परचेज को मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल। एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। और ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे आए तो गुडविल लिख देना, अगर क्रेडिट साइड पे आए तो कैपिटल रिजर्व लिख देना। मैं भी वो सिचुएशन भी आपको बताऊंगा। अब हमारे ध्यान से देखेंगे तो हमारा ना बिजनेस परचेज का खाता तो बंद हो गया। अब किसका खाता खुला हुआ है? लिक्विडेटर का। लिक्विडेटर को क्या दो? लिक्विडेटर को आपने क्रेडिटर बनाया है, लिक्विडेटर को क्या देना है आपने? लिक्विडेटर को आपने देना है पीसी। तो मैं अब ये थर्ड एंट्री में पीसी डिस्चार्ज कर रहा हूं। पीसी डिस्चार्ज करने की क्या एंट्री होती है? आप पीसी में क्या दोगे? पीसी में आप हो सकता है कैश दे दो, पीसी में आप हो सकता है इक्विटी शेयर्स दे दो, पीसी में आप हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स दे दो, पीसी में हो सकता है डिबेंचर दे दो, पीसी हो सकता है कॉम्बिनेशन दे दो। मान लो आपने परचेज कंसीडरेशन में 2000 के इक्विटी शेयर्स दिए हैं और बाकी आपने दे दिए कैश। कितने का कैश दे दिया? 1500 का। एंट्री खत्म। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली हो ये रहा है बिजनेस परचेज आपस में कैंसिल, लिक्विडेटर आपस में कैंसिल। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आपने एसेट्स अपनी किताबों में देखा है, एसेट्स डेबिट, और इन एसेट्स के बदले आपने क्या दिया? ये चीजें। तो अल्टीमेटली देखोगे ना तो आपकी बुक्स में क्या आए हैं? कुछ एसेट्स आए हैं, लायबिलिटीज आई हैं, और बदले में जो आपने दिया है। एसेट्स आए हैं, एसेट्स आए हैं, लायबिलिटी आई है, क्योंकि ये अकाउंट और ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट और ये अकाउंट क्लोज। तो अल्टीमेटली कौन सा अकाउंट रह गया? एसेट्स टू लायबिलिटी टू जो आपने दिया है, इन एसेट्स के बदले जो आपने दिया है, इन नेट एसेट्स के बदले जो आपने दिया है, वही क्रेडिट हुआ अल्टीमेटली। थोड़ा सा मैं इस कहानी को बदलूं। अगर मान लीजिए आपने ये जो बिजनेस है लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, मान लीजिए ये बिजनेस आपने 2700 में खरीदा। कितने में खरीदा? 2700 में खरीदा। अब बात आती है सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री में क्या करोगे आप? अपनी किताबों में लाओगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की? 2000। अपनी किताबों में लाओगे प्लांट एंड मशीनरी, कितने की? 1500। अपनी किताबों में लाओगे फर्नीचर फिक्सचर, कितने रुपए का? 500। अपनी किताबों में लाओगे डेटर्स, कितने के? 1000। और साथ में रखोगे यहाँ पे क्या? 2 क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स? 2000। आपकी किताबों में नेट एसेट आ गए। इन नेट एसेट को लाने के बाद इस अकाउंट का तो सिग्निफिकेंस खत्म। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू बिजनेस परचेज, कितने का? 2700। अब फिर से वही सवाल, आपने एसेट्स कितने के लिए हैं? एसेट्स कितने के लाए हो? 5। आप लायबिलिटीज कितने की लाए हो? 2। तो आप नेट एसेट्स कितने के लाए हो? 3। और आपने लेकिन बदले में दिए कितने रुपए हैं? 2700। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 2700 के 3000 की नेट एसेट लाए हो, लेकिन फायदा पीसी कितना पे करके आए हो? 2700 रुपए का। इसका क्या मतलब हुआ? आपको हुआ है फायदा, और फायदा हमें कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व। ऑटोमेटिकली देखोगे बैलेंसिंग फिगर ना इसी साइड आ रही होगी। अगर आप ज्यादा पैसे दे के आए हो तो गुडविल आ रहा होगा, अगर आप कम पैसे दे के आए हो तो कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा। तो मैं सिंपल सा ये बात बोलूं आपको, तो हमारी एंट्री सिंपली क्या है, मैं अभी सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं बढ़िया से। हमारी एंट्री बेसिकली क्या है? हम सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करते हैं टू सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटीज करते ही हमारी बुक्स में ना नेट एसेट्स डेबिट हो गए। अगर नेट एसेट आ गए तो इस अकाउंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो बिजनेस परचेज को कर देंगे कैंसिल। अब या तो ये आएगा या ये आएगा, ऑफ कोर्स दोनों नहीं आ सकते। या तो आप बिजनेस महंगा खरीदोगे या आप बिजनेस सस्ता खरीदोगे। अगर आपने बिजनेस थोड़ा महंगा खरीदा है तो आप ये मानेंगे कि पागल नहीं बन के आए हैं। हम क्या मानेंगे? कि सामने से कुछ जरूर बेनिफिट आने होंगे। आप किसी का बिजनेस महंगा क्यों खरीदोगे? कॉमन सेंस तो आप में भी है, क्यों महंगाई खरीदोगे? महंगा खरीदने के पीछे क्या कारण है? आपको जरूर कुछ बेनिफिट मिलने वाले। तो हम क्या कहेंगे? गुडविल। और अगर हम कहें कि अगर हम कहें कि ये हमें फायदा हुआ है तो हम कहां क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। और तीसरी एंट्री में क्या करेंगे? पीसी को डिस्चार्ज। तो बिजनेस परचेज कैंसिल हो जाएगा, लिक्विडेटर कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या रह गया? एसेट्स को डेबिट किया, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया, और बदले में आपने क्या दिया है? हम अभी फोकस
सारी एंट्रीज पे नहीं करेंगे, एक साथ इतना करेंगे तो हमें प्रॉब्लम रहेगी। तो हम अभी फोकस किस पे करेंगे, हम अभी मेन फोकस किस पे करेंगे, पहली 3 एंट्रीज पर, सिर्फ पहली 3 एंट्रीज पर बात करेंगे और बाकी की एंट्रीज को हम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे करके सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। एक साथ सब करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आराम आराम से। अब ऐसा करता हूँ, मैं अभी बुक पे नहीं आ रहा हूँ, बुक पे अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, हम एक पहले छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल बना के थोड़ा समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे बुक में भी हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे लेवल पढ़ाएंगे, पहले थोड़े से बेसिक, फिर एडवांस, फिर और एडवांस, फिर और एडवांस, फिर अल्ट्रा एडवांस, धीरे धीरे। हम जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हम शुरुआत में जैसे काम करते हैं आम बंदों की तरह, पर जैसे ही हम और एडवांस होते जाते हैं फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं खास बंदों की तरह, पहले आम फिर खास, ठीक है। तो एक साथ खास बनने की कोशिश करेंगे तो कोई ऐसा ना हो कि घास खानी पड़े। तो आप लिखो एक एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एक, जो अभी तक मैंने लिखा उस सबको लिखने की जरूरत नहीं थी, मेन जो थ्योरी लिखवाई थी वो लिखना था, अब जो जो लिख रहा हूं वो लिखना है आपने। लिखो जी एग्जाम्पल, लिखो एक एग्जाम्पल। बैलेंस शीट, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, 3 लाख, 2 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, 2.5 लाख, बैंक लोन 5 ईयर टर्म 1 लाख, 1 लाख, क्रेडिटर्स 1,50,000, टोटल 7 लाख, 6 लाख। एक मिनट देखना, मैच करना हो रहा है, 6 लाख आ रहा है, 4.5, 5.5, 4.5 और 5.5, 6, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिखना एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 3.5 लाख, 2.5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख, 2.5 लाख, डेटर 2 लाख, 1 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, बी लिमिटेड was absorbed by A Limited. B Limited was absorbed by A Limited. It was agreed. क्या agree हुआ भाई? To issue 3 shares for every 2 shares held at ₹13. फेस वैल्यू जो है 10 रुपए। बी, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड is valued at ₹2,75,000. C, debtors of B Limited will realize 20% less.
डी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बी लिमिटेड 2,95,000. First part, pass journal entries of A Limited. Second, also prepare balance sheet after absorption. ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं आगे. लिखा, लिख लिया. देखो मैं अभी बुक्स छोड़ो, पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन कौन से मेथड से निकालोगे. छोड़ो सब कुछ अभी फिलहाल, परचेज कंसिडरेशन तो सीखा हुआ है ना हमने. मुझे बताओ इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन जो निकालोगे वो कौन से मेथड से निकालोगे. सर पहले उसके लिए ये जरूरी है, पहले हमें ये पता हो कि कौन यहाँ पर न्यू कंपनी है, कौन यहाँ पर वेंडर कंपनी है. पहले देख लेते हैं यहाँ पर वेंडर कौन है और यहाँ पर परचेजर कौन है. बी लिमिटेड वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय ए, तो बी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, बी ने बिजनेस बेच दिया. किसने एब्जॉर्ब किया अपनी किताबों में? परचेजर कौन हुआ? ए. तो हमें ध्यान रखना ये हम हैं और ये बिजनेस हम खरीद रहे हैं, ये बिजनेस हम खरीद रहे हैं, ये बिजनेस हमने खरीद लिया. इस बिजनेस में हम देखेंगे मालिक कौन है. एक ही मालिक है. कौन मालिक है? इक्विटी शेयर होल्डर. तो जो ये मालिक होता है, क्या उसको हमने जो पेमेंट्स करी है क्या हमें गिवन है? हाँ, पहले ही पॉइंट में गिवन है कि हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, 3 शेयर देने वाले हैं 2 शेयर के बदले. यहाँ पर हमें एसेट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पेमेंट मेथड से काम चल जाएगा बिकॉज पेमेंट्स गिवन है. एक ही मालिक है और उसकी पेमेंट हमें दे रखी है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, बाकी की बात तो बाद में करेंगे. लिखिएगा पहले, देखो ऐसे अब फॉर्मेट प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखनी है. Calculation of purchase consideration. Calculation of purchase consideration. ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्या पेमेंट करोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को? इक्विटी शेयर्स देके. क्या चाहिए होता है? 3 चीजें. कौन सी चाहिए होती है? पुरानी कंपनी के शेयर. पुरानी कंपनी यहां पर कौन है? बी लिमिटेड. उसके शेयर कितने हैं? 20,000. 2 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने हुए? 20,000. स्वैप रेशियो क्या है? 3 शेयर देने हैं 2 शेयर के बदले. दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? स्वैप रेशियो. स्वैप रेशियो क्या है? 3 शेयर देने हैं 2 शेयर के बदले. अब याद है एक बात बताई थी, चेक फॉर फ्रैक्शंस. पहले जरूर चेक करना है कहीं डेसिमल तो नहीं आ रहा. इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? अरे भाई राउंड फिगर, क्या बात, राउंड फिगर आ रही है. 30,000 शेयर देगी. कौन देगी 30,000 शेयर? ये शेयर कौन दे रहा है? ये शेयर न्यू कंपनी दे रही है. न्यू कंपनी का मतलब ए लिमिटेड देगी. अगर ये शेयर नई कंपनी देगी, ए लिमिटेड देगी, तो अब ये बात आती है कि ए लिमिटेड का खुद का शेयर कितने रुपए का है? ए लिमिटेड का खुद का शेयर 13 रुपए का है. तो 30,000 इंटू 13 कितना पीसी आ जाएगा? पीसी में और कुछ दे ही नहीं रहे, 3,90,000 रुपए देकर ये बिजनेस हो गया हमारा. इतना समझें पहले. क्या ये समझ में आया? मैं आपके लिए लिख देता हूं कुछ बातें जो हम जनरली लिखते हैं. ये 20,000 क्या है? दिस 20,000 इज बी लिमिटेड शेयर, ओल्ड कंपनीज शेयर, ओल्ड कंपनीज शेयर्स. ये 3/2 क्या है?
दिस इज एक्सचेंज रेशो। ये क्या है? एक्सचेंज रेशो। नाउ व्हाट इज दिस 13? दिस इज व्हाट? प्राइस ऑफ या शेयर प्राइस ऑफ इशू प्राइस ऑफ, कुछ भी कह सकते हो, इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी यहां पर कौन है? ए लिमिटेड। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पीसी निकल गया। मैंने कहा अभी तो फिलहाल छोड़ो न्यू कंपनी की बुक्स, पहले पीसी जो हमें आता है वो तो निकाले। निकल गया पीसी। अब आती है बात बुक्स की। हम किसकी बुक सीख रहे हैं पहले बताओ? हाँ, न्यू कंपनी। न्यू कंपनी कौन है इस क्वेश्चन में? ए लिमिटेड। तो किसकी किताबों में जर्नल पास करोगे आप? इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल। पहली एंट्री क्या करते हैं हम? बिजनेस परचेज को डेबिट करते हैं कि बिजनेस कितने में खरीदा, क्या आया बिजनेस खरीद के, ये बात की बात है। बिजनेस खरीदा कितने में, और जो ये बिजनेस खरीदा है उसके पैसे किसको दोगे आप? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का नाम यहां पे क्या है? बी लिमिटेड। कितने में ये खरीदा है बिजनेस? पीसी में। पीसी कितने रुपए की दी है आपने? 3,90,000। पहली एंट्री हमेशा ध्यान रखना किस अमाउंट से होती है? पीसी के अमाउंट से, परचेज कंसीडरेशन के अमाउंट से होती है। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। इतना समझे पहले आप, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। ये हमने यहां पर एंट्री कटा ली। बिजनेस परचेज, कितने में बिजनेस परचेज किया? जितने की पीसी निकाली। पीसी देखी तो बिजनेस मिला ना हमें, तो ये एंट्री हमेशा किससे होती है? पीसी से। इसको क्या डेबिट किया? ये समझो बहुत सारे एसेट आएंगे मेरी बुक्स में, तो वो एसेट्स का रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा अकाउंट? बिजनेस परचेज अकाउंट। और मैंने अपना क्रेडिटर किसको बना दिया? लिक्विडेटर को। कितने रुपए देके यहां पर? 3,90,000 रुपए। चलो जी, ये हमारी बात यहां पर हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं अगली, सेकेंड एंट्री। अब ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब पहले तो ये जानना कि मेरी किताबों में अब ना वेंडर की सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हम अपनी बुक्स में लेके आ रहे हैं। वेंडर यहां पे कौन है? देखो ये तो हम ही है, ये तो हमारी ही बैलेंस शीट है। वेंडर कौन है? ये बी। इसके सारे के सारे ये वाले एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज, दो लायबिलिटीज हैं और ये तीन चीजें एसेट हैं, पांच चीजें मेरी बुक्स में आएंगी। अब एक बात को और विजुअलाइज करना, उसने अपनी किताबों में लैंड एंड बिल्डिंग जितने मर्जी की लिखी हो, उसने आपको जो दी होगी, जब उसने पीसी निकलवाया होगा, जैसे भी उसने लैंड एंड बिल्डिंग कौन से वैल्यू पर पीसी निकालते वक्त ली होगी? मार्केट प्राइस की बुक वैल्यू। उसने अपनी किताबों में जो मर्जी लिखा हो, उसने आपको कितने में बेची होगी? मार्केट प्राइस पर। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बुक में कितना लिखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मार्केट वर्थ कितना है? 275। मतलब हम मान के चलेंगे कि हमारी किताबों में एसेट मार्केट वैल्यू पर आएगा। आपने, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा, मान लो आपने रजिस्टर परचेज किया किसी स्टेशनरी की शॉप से, उसकी किताबों में रजिस्टर लिखा हुआ है कि सिर्फ 80 रुपए का है, आपको उसने 110 रुपए का दिया है, तो आपके पास तो 110 का आया ना। उसकी किताबों में जो मुझे लिखा रहने दो, आपकी किताबों में कितना आया? आप कितने का परचेज करके लाए? 110 का। तो आप अपनी किताबों में कितने का रिकॉर्ड करोगे? 110 का। मैं इनडायरेक्टली बोलने जा रहा हूं, क्योंकि हम सारे के सारे एसेट मार्केट वैल्यूज पर, अग्रीड वैल्यूज पर टेक ओवर करते हैं और लायबिलिटीज सेटलमेंट वैल्यूज पर टेक ओवर करते हैं, इसीलिए वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हम जब अपनी किताबों में लेके आते हैं तो मार्केट वैल्यूज पे लेके आते हैं। हाँ, मार्केट वैल्यूज अगर ना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? तब हम बुक वैल्यूज पर लेके आएंगे। मतलब सीधा सीधा ये है, इसकी किताबों में जो मुझे लिखा है लिखा रहने दो। हम कोई चीज खरीद के लेके आ रहे हैं, तो सामने वाला मुझे अपनी चीज किस पर बेचेगा? सामने वाला मुझे अपनी चीज मार्केट प्राइस पर बेचेगा। क्योंकि वो मुझे अपनी चीज मार्केट प्राइस पर बेचेगा, इसलिए जब मेरी किताबों में वो रिकॉर्ड होगा तो वो किस पर रिकॉर्ड होगा? मार्केट वैल्यू पर। ध्यान से अपनी बात को, इस बात को अच्छे से समझ लो, और ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी बुक्स में 275 के आएंगे। डेटर्स कितना? 20% कम, तो डेटर कितने का है? 1 लाख। ये मेरी किताबों में कितने में आएगा? 80,000। मार्केट वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 295। लिखा ना जितना, मेरी बुक्स में कितने का आएगा? 295। क्या
उन्होंने लाइबिलिटीज के बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो ये मैं अपनी किताबों में कितने में लेके आऊंगा? बुक वैल्यू पर। आ रही है बात समझ में? तो हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो क्या होगी? देखिएगा प्लीज सामने सेकेंड एंट्री। हमारे पास सामने वाले का लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, कितना डेबिट करूं? 275। हमारे पास सामने वाले का प्लांट एंड मशीनरी आया, कितना डेबिट करूं? 295। हमारे पास उसके ना डेटर्स भी आ गए, कितना डेबिट करें? 80,000। हमारे पास उनका बैंक लोन आ गया, बैंक लोन भी हमें चुकाना पड़ेगा, कितने का बैंक लोन है? 1 लाख। हमारे पास क्रेडिटर आ गए, क्रेडिटर आ गए, कितने के क्रेडिटर आ गए? 50,000 के, 50,000 के। मैंने आपको बताया था ये जो नेट एसेट हैं ये रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं कौन से अकाउंट से? बिजनेस परचेज अकाउंट से। ये हमारी किताबों में आते ही बिजनेस परचेज अकाउंट के नाम का अब खात्मा हो जाना चाहिए, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं बिना, अगर ये आ गया तो वो नहीं आएगा भाई। वो भी तो कहीं ना कहीं उन नेट एसेट्स को, आप बिजनेस में क्या खरीद के लेके आए हो? नेट एसेट। जब आप अपनी किताबों में नेट एसेट दिखा रहे हो तो वो बिजनेस परचेज अकाउंट नहीं दिखा सकते ना, तो हम फिर क्या करते हैं? बिजनेस परचेज अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये लो भाई क्लोज कर दिया। कितना है बिजनेस परचेज अकाउंट? 3,90,000। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें, मैं अपनी किताबों में एसेट्स कितने के लेके आया? ये सब मिला के कितना है बताओ, टोटल बताओ। 275 प्लस 295 प्लस 80,000, 6.5 लाख। माइनस लाइबिलिटीज कितने की लाया? 1.5 लाख। तो हमारी किताबों में नेट एसेट कितने के आए हैं? अरे क्या बात, फायदे की बात हो गई। नेट एसेट कितने के आए हैं? 5 लाख रुपए के। और हमने पैसे कितने दिए हैं? 390। यही तो पीछे देके आए ना। फायदे का सौदा कि नुकसान का सौदा? फायदा, बहुत फायदा। कितने का फायदा हुआ? 1,10 का। आपके घर में 5 लाख का सामान आया, जिसके रुपए बदले में आप रुपए कितने देके आए हो? 3,90,000। फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया? 1,10,000। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो सीधी सीधी बात यह है कि ये सब ड्रामा ना करने की जरूरत नहीं है। जो हमने अभी किया ना यहाँ पर, ये रेड कलर से और ग्रीन, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बैलेंसिंग फिगर लिखनी है आपने। तो अगर तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आए, जो अभी आ रही है, हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व है। अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आए तो हम क्या बोलेंगे? गुडविल है। अभी हमें फायदा हुआ है ना, बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी, टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर कितने का बैलेंसिंग फिगर आएगा? 1.5 लाख रुपए का। सॉरी 1.5 लाख थोड़ी, 1,10 ना, 1,10,000 रुपए का। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? नरेशन लिख लो, आप चाहो तो लिखनी है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री किसकी होती है? पीसी को डिस्चार्ज करने की। पीसी में क्या दोगे आप? लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को दोगे। क्या दोगे आप? क्या दे रहे हैं हम पीसी में? आइए, अब इस पीसी को, इस जिसको क्रेडिटर बनाया ना, इसको पीसी देनी पड़ेगी ना। और पीसी में आप क्या दे रहे हो? पीसी में हम दे रहे हैं 30,000 शेयर। फिर से हाँ, पीसी में हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 30,000 शेयर दे रहे हैं। एक शेयर कितने रुपए का दे रहे हैं? 13 रुपए का दे रहे हैं। लेकिन एक शेयर 13 का दे रहे हैं। अब सोचो जरा ध्यान से, जो ये शेयर कौन दे रहा है? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का शेयर फेस वैल्यू कितना रखता है? 10 रुपए का। आप शेयर कितने में दे रहे हो? 13 रुपए में। इसका मतलब तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हुआ। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ध्यान से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,90,000। आपने 30,000 शेयर दिए। 30,000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना हुआ? 3 लाख रुपए। और साथ में ये आएगा जो आप स्टूडेंट्स कई सारे भूल जाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 30,000 इंटू 3, 90,000। ये भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं अपना स्टूडेंट लाइफ याद करूं, एज अ स्टूडेंट जब मैं एमैल्गमेशन प्रैक्टिस करता था तो ये गलती ना मुझसे बार बार हो जाया करती थी। और प्रैक्टिस 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 करते करते मुझे लगा कि बस अब फिर गलती होना बंद हो गई। सारा खेल तो प्रैक्टिस का ही तो है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलतियां बिल्कुल आपसे भी नहीं होंगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर गलतियों का तो भंडार है, वो तो होती रहेंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी। बीइंग पीसी डिस्चार्ज। तो फाइनली क्रक्स क्या निकला? पहली एंट्री हमेशा बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। बिजनेस परचेज उन सारे एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास अभी आने वाले हैं, तो हमने अभी उनको फिलहाल डेबिट मार दिया
टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपना हम क्रेडिटर बना रहे हैं। कौन से अमाउंट से एंट्री करें? जिस अमाउंट में आपने बिजनेस को खरीदा है, मतलब पीसी से। पहली एंट्री हमेशा पीसी के अमाउंट से होती है। दूसरी एंट्री पीसी के अमाउंट से एंट्री हुई, दूसरे एंट्री में हमारे पास वो सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज आ गए। एसेट लायबिलिटीज लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी की एसेट लायबिलिटीज आप ले रहे हैं उनकी बुक्स में क्या लिखा लिखा रहने दो। आपको कितने में मिलेगा? मार्केट वैल्यू पर। तो आप अपनी किताबों में एसेट लायबिलिटीज कितने पे लेके आओगे? मार्केट वैल्यूज पर, और लायबिलिटीज सेटलमेंट वैल्यूज पर। तो हम क्या लिखेंगे? एसेट्स डेबिट मार्केट वैल्यूज पर, टू लायबिलिटीज सेटलमेंट वैल्यूज पर, टू बिजनेस परचेज, क्योंकि बिजनेस परचेज का अकाउंट अब खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसेट लायबिलिटीज पहले इसी अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे होते। जब आप एसेट लायबिलिटीज अपनी बुक्स में ले आए तो बिजनेस परचेज को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो बिजनेस परचेज क्रेडिट। तो एसेट्स डेबिट, टू लायबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या लिखना? इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और फाइनली पीसी डिस्चार्ज करने की एंट्री, लिक्विडेटर को डेबिट कर दो और जो बदले में दिया है वो क्रेडिट कर दो। वो कहां पे मिल जाएगा? क्या दिया है हमने बदले में? जब आपने पीसी निकाली होगी तो यहां लिखा होगा ना क्या दिया है। यह क्या दिया है? इक्विटी शेयर। लेकिन इक्विटी शेयर कितने रुपए का दिया है? 13 रुपए का। कौन दे रहा है ये इक्विटी शेयर? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की खुद की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो हम जब शेयर 13 रुपए में दे रहे हैं तो इसका मतलब 3 रुपए किस चीज के होंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ये रही हमारी एंट्रीज फिलहाल इतनी ही। और अब बस मैं एक, आज की क्लास हम खत्म कर देंगे, बस इसकी बैलेंस शीट और बना के आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बस बैलेंस शीट बनाएंगे हम और इसको हम फिर खत्म करते हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त अब क्या ध्यान रखना है? पहले ये बताओ, बैलेंस शीट बना किसकी रहे हो? किसकी बुक्स की बैलेंस शीट बनाओगे? न्यू कंपनी की बना रहे हैं। न्यू कंपनी का मतलब कौन? हम बैलेंस शीट जो बना रहे हैं किसकी बनाएंगे? ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट लिख लो आप चाहो तो, ऑफ ए लिमिटेड। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एब्सॉर्प्शन। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है, मतलब न्यू कंपनी की। ओल्ड कंपनी तो मैं सिखा ही नहीं रहा ना अभी, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। अब ध्यान से, जब बैलेंस शीट बनाओ तो आपको यह ध्यान रखना है हम बैलेंस शीट किसकी मदद से बनाएंगे। ये तो ए की बैलेंस शीट है, ये सारी की सारी आइटम्स तो एग्जैक्टली अभी पोस्ट एब्जॉर्प्शन बैलेंस शीट में आएंगी आएंगी। ये तो ए की तो खुद की है, बल्कि ए को बी के भी एसेट मिल गए। लेकिन ध्यान रहे, मेरे को बैलेंस शीट ए की बनानी है तो ए की बुक्स ऑफ अकाउंट से यूज करूंगा। ये बैलेंस शीट किसकी है? बी लिमिटेड की। ध्यान रहे, इसको किसी भी हालत में नहीं देखना है। इसको अगर यूज किया गलतियां हो जाएंगी। इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप मत काटना, मैं काट रहा हूं। इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये किसकी बैलेंस शीट है? बी की। मेरे को ए की बैलेंस शीट बनानी है, मतलब मुझे ए की बैलेंस शीट बनानी, तो मैं यूज भी क्या करूंगा? ए की बुक्स। ये किसकी बुक्स है? बी की। तो इसको तो बिल्कुल कसम खा लो यूज करना ही नहीं है। आपको यूज किसको करना है? ए की बैलेंस शीट को। और ये जो आपने अभी अभी जर्नल एंट्रीज पास करी हैं, ये किसकी किताबों में पास करी हैं? ए की किताबों में। मतलब आपको ए की बैलेंस शीट और ए की जर्नल की मदद से पोस्ट एब्जॉर्प्शन बैलेंस शीट बनानी है। ये बात मैं अक्सर बोलता आया हूं, बैलेंस शीट का मतलब होता है शीट ऑफ बैलेंसेस, राइट। मैं अब जो लिखूंगा वो काटूंगा, वो आप मत करना, बिकॉज मैं समझाने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। बिजनेस परचेज यहां डेबिट किया, बिजनेस परचेज यहां क्रेडिट किया। बिजनेस परचेज का तो खाता बंद हो गया, तो बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं, बिकॉज इसका बैलेंस ही नहीं है। लिक्विडेटर यहां पे क्रेडिट किया, लिक्विडेटर यहां पर डेबिट किया, तो इसका भी खाता क्लोज हो गया। मतलब ये वाले लेजर तो बैलेंस शीट में आते ही नहीं। तो बैलेंस शीट में लेजर कौन कौन से आएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग का, मशीनरी का, डेटर का, बैंक लोन, क्रेडिटर, सीआर भी आएगा, इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटीज। ये वाले खाते नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या हो चुके हैं? क्लोज। अब ध्यान रखना क्या करना है, ए की बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर एमैल्गमेशन, तो ए की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट देखोगे और ए की जर्नल देखोगे। बी की बैलेंस शीट जहां देखी गलती होगी। ए की जर्नल में क्या है? सिर्फ इतना कुछ, सिर्फ यही वाली फिगर्स कहां जाएंगी? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, आइए बना के देखते हैं कैसे बनेगी। ए लिमिटेड बैलेंस शीट, ये अपने लिखो ब्रैकेट में। किसकी मदद से बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ए लिमिटेड बैलेंस शीट एंड जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है,
ए लिमिटेड की बैलेंस शीट से और ए लिमिटेड के जर्नल से बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं आप। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे पहले? इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब ध्यान से ए की खुद की शेयर कैपिटल है 3 लाख। ये तो कहां से मिल गया? ए की बैलेंस शीट से। अब ध्यान रखना, बी की बैलेंस शीट नहीं देखनी है। ए की जर्नल में शेयर कैपिटल अभी अभी आपने कितना क्रेडिट किया था? 3 लाख। ये जर्नल से उठाया है 6 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए पहले आते हैं जनरल रिजर्व पर। जनरल रिजर्व पर अब ध्यान से हम पहले, आपको पता है ना, हम ओल्ड कंपनी का एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं, उनके रिजर्व तो लेके ही नहीं आते। भाई आप क्या लेके आते हो? उनके एसेट और लायबिलिटी। तो जनरल रिजर्व ये तो हम देखना ही नहीं, मैंने कहा ना, ये तो देखना ही नहीं है, ये तो देखना ही नहीं है। देखना सिर्फ क्या है? ये चीज तो देखनी ही नहीं है। देखना सिर्फ क्या है? ये वाली चीज है। तो यहां जनरल रिजर्व सिर्फ किसका लिखोगे? ए का। और जर्नल में जनरल रिजर्व कोई होगा नहीं, क्योंकि हम टेक ओवर ही नहीं करते। हम सामने वाले का क्या टेक ओवर करते हैं? सिर्फ एसेट और लायबिलिटीज। तो जनरल रिजर्व यहां पे कितना लिखोगे आप? 2 लाख। उसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पे बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन अभी अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्रेडिट किया ना थर्ड वाली एंट्री में। कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया था? 90,000 का। फिर हमने अभी सेकंड एंट्री में हमें प्रॉफिट हुआ था, कैपिटल रिजर्व आया था। ये चीजें ना भूलने के चांसेस हैं, प्रैक्टिस से ही खत्म होंगी ये सारी गलतियां। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीजें हमारे दिमाग में बैठती जाएंगी, सेट होती जाएंगी। 1-10। इसके बाद हमारा दूसरा हेड शुरू होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज का। उसने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बैंक लोन जो है कितने साल का है? 1 साल से ज्यादा का है ना बैंक लोन। बैंक लोन कितने साल का है? 5 साल का। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। हमारा खुद का कितना है? 1 लाख। और क्या हमने कोई बैंक लोन टेक ओवर भी किया है? हाँ, जर्नल से ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना वहां पर सेम है, लेकिन वहां पे मत बेच लो, जर्नल से ले रहा हूं। कितने का है? 1 लाख रुपए का। तीसरा, करंट लायबिलिटीज। हमारी खुद के क्रेडिटर्स कितने के हैं? हमारे खुद के क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के। और हमने जर्नल में कितने के टेक ओवर किए हैं? 50,000 के। तो कितने के हो गए? 1.5 लाख के। टोटल अभी करते हैं, पहले हमें पता तो हो कि हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद क्या लिखोगे आप? एसेट्स। एसेट्स में पहला एसेट कौन सा? नॉन करंट एसेट में पहला एसेट कौन सा? लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए, हमारी खुद की लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 3.5 लाख रुपए की। ये रही बैलेंस शीट में, 3.5 लाख की हमारी खुद की लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है। अच्छा, हमने टेक ओवर जो करी है वो कितने में करी है? 275 में। टेक ओवर कितने में करी है? 275। हमारी जर्नल में कितनी है? 275 प्लस 275, टोटल बताओ कितना? 625। बहुत बढ़िया, 625। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, 1.5 लाख प्लस 295, कितना हो जाएगा? 4 लाख। पक्का? एक बार मैं देखूं। 1.5 लाख प्लस 295, बहुत ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा करंट एसेट्स। हमारे करंट एसेट्स में डेटर्स ही हैं सिर्फ। हमारे खुद के डेटर्स कितने के हैं? 2 लाख के। और उसके हमने कितने में टेक ओवर किए थे? 80,000 में। 2,80,000। टोटल बताओ फटाफट।
कितना टोटल आएगा? 13 लाख 50 हजार। भाई देखो सारे मैच करो, एक बार ठीक आ रहा है, 13,85 आ रहा है, ठीक है 13,50 आ रहा है, परफेक्ट। ये हमने कर लिया। बैलेंस शीट बनाते वक्त बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि वहां दोनों बैलेंस शीट हमें मर्ज कर, अरे हम एक ही बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो एक ही खुद की तो बैलेंस शीट आएगी, उसके खुद के तो सारे एसेट लायबिलिटीज वो खुद है, उसके तो सब कुछ आएगा वैसे का वैसा, लेकिन सामने वाले का वही आएगा जो जर्नल में लिखा है। हम उसकी बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, हमने क्या टेक ओवर किया है जर्नल में मेंशन होगा। हम कभी भी उसके रिजर्व नहीं टेक ओवर करते, हम क्या टेक ओवर करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं आज आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बस आपका यही काम है इसको अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है। पहली 3 क्लासेस बहुत बहुत बढ़िया से रिवाइज करना, फिर 4th क्लास की तरफ जाना, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बढ़िया से रिवाइज करके आना, हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।